अध्याय 590 सुपर किला। अराजक तारामंडल को पार करने के बाद एक विशाल तारामंडल दिखाई देता है जिसे संरक्षक तारा सागर के नाम से जाना जाता है। तारों का ये विशाल सागर आकाशगंगा से खरबों गुना बड़ा है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में ये परग्रही जातियों का युद्ध क्षेत्र रहा होगा, जहां अनेक छोटे बड़े युद्ध हुए होंगे, जिसके कारण तारों के इस पूरे सागर में एक भी अक्षुण ग्रह को देखना मुश्किल है। पूरा गाजियन स्टार सी टूटे हुए ग्रहों के मलबे से भरा हुआ है और यहाँ तक कि कई तारे भी हैं जो छेद छेद कर बिखर गए हैं। लाखों वर्षों के बाद भी उन तारों के केंद्र में मौजूद मिट्टी के आकार के छेद आज भी उसी आकार में हैं जैसे वे तब थे जब उन्हें छेदा गया था। किसी तारे को भेदने की क्षमता, ऐसी भयावह शक्ति वास्तव में आश्चर्यजनक है। एक्सेस करने के लिए यूआरएल कॉपी करें। इससे भी अधिक निराशाजनक बात यह है कि इस मूके की शक्ति लाखों वर्षों तक बिना क्षीण हुए बनी रही। इससे पता चलता है कि उस महान युद्ध में भाग लेने वाले शीर्ष स्तर के ब्रह्मांडीय योद्धाओं की ताकत कितनी भयावह थी। प्राचीन काल में यह भयानक युद्ध एक अज्ञात अवधि तक चला और ऐसी तबाही का कारण, जिसने लगभग पूरे अल्फा ब्रह्मांड को नष्ट कर दिया, आज तक अज्ञात है। ये गाजियन स्टार सी एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करता है जो अल्फा ब्रह्मांड के एकमात्र प्रवेश और निकास बिंदु की रक्षा करता है। इस गाजियन स्टार सी में अंतरिक्ष यानों को अत्यंत सावधानी से उड़ान भरनी चाहिए, अन्यथा वे आसपास के क्षेत्र में मौजूद अज्ञात स्थानिक दरारों द्वारा टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। ये स्थानिक खंड, स्थानिक भंवर, स्थानिक दरारें, ये सब प्राचीन काल की उस भीषण आपदा की विरासतें हैं। हालांकि तारों के इस विशाल सागर में यात्रा करना हमेशा बड़े जोखिमों से भरा होता है। हालांकि ये हर साल बड़ी संख्या में खोजकर्ताओं को आकर्षित करता है जो यहाँ आकर रोमांचक कारनामों का आनंद लेना चाहते हैं। इसलिए इस तारामंडल सागर ने अनगिनत शक्तिशाली ब्रह्मांडीय जातियों को जन्म दिया है जो अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुकी हैं। प्राचीन काल में 3000 चरम शक्तिशाली जातियों का जन्मस्थान इसी तारामंडल सागर में था। इसलिए अंतरिक्ष की शक्ति द्वारा किसी भी समय गला घोंटकर मारे जाने के भारी जोखिम के बावजूद वे साहसी खोजकर्ता उन प्राचीन शक्तिशाली जातियों के सभ्यतागत अवशेषों की खुदाई करने के लिए अपने जीवन को भी जोखिम में डाल सकते थे। संघ के 72 संतों की स्थापना मूल रूप से इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने इस तारामंडल सागर में 3000 सर्वोच्च शक्तिशाली जातियों की सभ्यतागत विरासत की खोज की थी और इस प्रकार अंततः वे संत बन गए। ऐसे कई जीवंत उदाहरण हैं जिन्होंने लोगों को अभियानों के प्रति और भी अधिक उत्साहित कर दिया। हालांकि तारा सागर के बाहरी क्षेत्रों के लगभग पूरी तरह से सूख जाने के कारण नई सभ्यताओं के अवशेषों की खोज के लिए और भी खतरनाक क्षेत्रों में जाना पड़ता है। परिणामस्वरूप हाल के दशकों में प्राचीन सभ्यताओं के खंडहरों की नई खोजों की बहुत कम रिपोर्टें आई हैं। पुनर्जन्म, अपनी पत्नी को हद से ज्यादा लाड़ प्यार करना। 1 महीने से अधिक की यात्रा के बाद वान हाओ आखिरकार अपने गंतव्य पर पहुंच गया। गंतव्य स्थान एक छोटा ग्रह है जिसका आकार हमारे सौर मंडल के चंद्रमा के लगभग बराबर है। जब वान हाओ ने अपनी आंखों से उस ग्रह को देखा तो वह उसकी अतिरंजित हथियार और रक्षा प्रणालियों को देखकर स्तब्ध रह गया। इस ग्रह को आधिकारिक तौर पर सुपर फोर्ट्रेस कहा जाता है और यह गाजियन स्टारफील्ड के बाहरी किनारे पर रक्षा की अंतिम पंक्ति है। ये सार्वभौमिक मार्ग की रक्षा करने वाली अंतिम रक्षा पंक्ति भी है। ऐसी अफवाह है कि इस विशाल किले ने पूरे ग्रह को खोखला कर दिया है और इसका केंद्र भयावह रूप से विशाल अंतर्तारकीय हथियारों से भरा हुआ है। इस ग्रह की सतह भी हर तरह की अतिरंजित क्षमता वाली तोपों से ढकी हुई है। इस ग्रह में प्रवेश करना किसी इस्पात के जंगल में गिरने जैसा है, जहां भी देखो भयंकर और विशालकाय इस्पात के दानव दिखाई देते हैं। वे विशाल तोपें कम से कम कई 100 मीटर व्यास की थीं, उनमें से अधिकांश का व्यास 1000 मीटर से अधिक था और यहां तक कि सैकड़ों तोपें ऐसी भी थीं जिनका व्यास 100 किलोमीटर से अधिक था, जो विशाल ज्वालामुखियों के समान थीं। अफवाहों के अनुसार यह विशालकाय ग्रह लाखों वर्षों से अस्तित्व में है, जिसका इतिहास प्राचीन काल तक जाता है। अनगिनत पीढ़ियों ने निरंतर इसका विकास और परिष्करण करके इसे अपने वर्तमान स्वरूप तक पहुंचाया है। ग्रह में प्रवेश करने के बाद वान हाओ को आत्माछाप पंजीकरण पूरा करने के लिए हीरो सिटी में नियुक्त किया गया था। हीरो सिटी एक प्राचीन शहर है जो प्राचीन काल से अस्तित्व में है और इसका इतिहास पृथ्वी पर सभ्यता के इतिहास से भी लंबा है। प्राचीन युद्ध क्षेत्र में भेजे जाने वाले प्रत्येक योद्धा को पहले से ही हीरो सिटी में पंजीकृत किया जाता है और उस पर एक विशेष आत्मा चिन्ह अंकित किया जाता है। एक बार यह आत्मा चिन्ह आत्मा में अंकित हो जाए तो इसे तब तक हटाया नहीं जा सकता जब तक कि व्यक्ति की साधना का स्तर अमरता तक न पहुंच जाए, अन्यथा इसे हटाने का कोई तरीका नहीं है। किसी की युद्ध में मृत्यु हुई है या नहीं, ये निर्धारित करने के अलावा यह आत्मा की छाप युद्ध की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने और विदेशी जासूसों द्वारा युद्ध के मैदान में घुसपैठ की संभावना को खत्म करने का एकमात्र आधार भी है। इसलिए हीरो सिटी में पहली बार प्रवेश करने वाले नवागंतुकों के अलावा भविष्य में हीरो सिटी में प्रवेश करने की कोशिश करने वाला कोई भी व्यक्ति जिसके पास हीरो सिटी की आत्मा सरणी द्वारा आत्मा की छाप नहीं पाई जाती है, उसे तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा। पूरे सुपर फोर्ट्रेस ग्रह पर
आत्मा के निशानों को मापने के लिए अनगिनत छोटे बड़े चौकियां स्थापित की गई हैं ताकि बाहरी ग्रह की जातियां अराजकता का फायदा न उठा सके। होम ट्यूटर, कृपया असली को नकली समझने की गलती न करें। कर्मचारियों के मार्गदर्शन में वांग हाओ ने हीरो सिटी के हॉल ऑफ हीरोज में प्रवेश किया। अल्फा ब्रह्मांड की रक्षा के लिए वीरतापूर्वक प्राणों की आहुति देने वाले विभिन्न जातीय समूहों के योद्धाओं की आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद उन्हें हॉल ऑफ हीरोज के बगल में स्थित पंजीकरण कक्ष में ले जाया गया। ये कर्मचारी याक जाति की एक खूबसूरत महिला है। उसकी त्वचा हल्के नीले रंग की है, चेहरे की बनावट कोमल है, नाक छोटी और नाजुक है और उसका शरीर सुडौल है। उसकी आंखें नीलमणि जैसी आकर्षक हैं। सबसे खास बात यह है कि उसके कान नुकीले हैं, बिल्कुल पृथ्वी की पौराणिक कथाओं के परियों जैसे। ऐसा कहा जाता है कि याक लोग अपनी खूबसूरत महिलाओं के लिए प्रसिद्ध हैं, जिनमें से प्रत्येक की सुंदरता इतनी अद्भुत होती है कि वह किसी देश को बर्बाद कर सकती है। युवा योद्धा, पंजीकरण कक्ष में आपका स्वागत है। कृपया हॉल में कतार में लगकर अपना नंबर प्राप्त करें। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद हमारे कर्मचारी आपको आत्मा छाप से संबंधित प्रक्रियाओं को पूरा करने में मार्गदर्शन करेंगे। वांग हाओ ने खूबसूरत याक महिला पर एक नज़र डाली, फिर सिर हिलाया और धीरे धीरे हॉल में लगी लंबी कतार की ओर चल पड़ा। सुंदर याक महिला अचानक थोड़ा शर्मा गई, अपने गालों को ढंक लिया और चुपके से वांग हाओ की आकृति को धीरे धीरे दूर जाते हुए देखती रही। अरे बाप रे, मुझे क्या हो गया है? उस लड़के की एक नज़र से ही मैं क्यों शर्मा जाती हूँ और मेरा दिल इतनी तेजी से धड़कने लगता है। जैसे ही याक लड़की एक लड़के पर मोहित हो रही थी, मिनोटॉर जनजाति का एक हट्टा कट्टा आदमी अचानक दरवाजे के बाहर से अंदर आ गया। मिनोटॉर जनजाति का ये बलवान व्यक्ति 3 मीटर से अधिक लंबा था, जिसका सिर बैल का और शरीर मनुष्य का था। उसकी मजबूत मांसपेशियां उभरी हुई थीं और उसका शरीर कोयले की तरह काला था, जिससे एक गहरी चमक निकल रही थी। एक मोटी बैल की पूंछ लोहे के चाबुक की तरह उसके नितंबों के पीछे सीधी लटक रही थी। मेरा नाम नियू गाओ है। मैं वाइल्ड बुल क्लैन का एक प्रतिभाशाली सदस्य हूं और स्टार पावर रैंकिंग में शीर्ष 100 में शामिल होने वाला हूं। तुम सब काय हो? मेरे रास्ते से हट जाओ और मेरा पंजीकरण रोकना बंद करो। इस बलिष्ठ योद्धा का स्वभाव उग्र था। हॉल में भीड़ देखकर और कतार में समय बर्बाद न करते हुए वह चिल्लाने लगा। इस समय हॉल में सैकड़ों 9 सितारा शक्तिशाली योद्धा कतार में खड़े थे और सभी मिनोटॉर कबीले के इस नवागंतुक को ठंडी मुस्कान के साथ देख रहे थे। उनमें से कई के चेहरे पर यह भाव था, तुम मुसीबत में पड़ने वाले हो बच्चे। यहाँ धैर्यपूर्वक कतार में खड़े 9 सितारा दिग्गज अपनी अपनी श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, फिर भी उनमें से कोई भी यहाँ अहंकार दिखाने की हिम्मत नहीं करता। यहाँ हर कोई डरपोक नहीं है, लेकिन सख्त नियमों के अलावा परेशानी पैदा करने के परिणाम बेहद गंभीर होते हैं। _7SH स्टॉप अध्याय 591 नायकों का शहर। नियू गाओ ने वांग हाओ पर एक नज़र डाली और पाया कि उसमें केवल 9वें स्तर के शुरुआती स्तर की ताकत है और उसने तुरंत तिरस्कारपूर्ण भाव प्रदर्शित किया। तुम इंसान कीड़े मकोड़े, मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लॉर्ड नियू गाओ के रास्ते में रुकावट डालने की? तुम तो सीधे मौत को दावत दे रहे हो। वांग हाओ की निगाहें उदासीन थीं और उन्होंने क्रोध का कोई संकेत नहीं दिखाया। इसके बजाय वह मुड़ा और याक दासी से पूछा, जो शर्मिंदा लग रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। माफ़ कीजिए सुंदर महिला, अगर यहाँ मौजूद अन्य सैनिक मुझे उकसाते हैं तो क्या मैं बलपूर्वक जवाबी कार्रवाई कर सकता हूँ? वांग हाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। याक लड़की शर्मा गई और धीरे से बोली, हीरो सिटी के नियमों के अनुसार उकसाने वाला पलटवार कर सकता है, लेकिन दूसरे पक्ष को मारना बिल्कुल मना है। हीरो सिटी और यहाँ तक कि सुपर फोर्ट्रेस में भी हत्या करना सख्त मना है। उद्धरण चिन्ह ताइवानी उपन्यास पढ़ने के लिए सुपर प्रैक्टिकल देखें। ओह! वांग हाओ की आंखें चमक उठीं और उनके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। जब नियू गाओ ने देखा कि वांग हाओ ने उसे नज़रअंदाज कर दिया, जिससे उसकी बेइज्जती हुई, तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। इससे भी ज़्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात यह है कि इस नीच इंसान ने मेरे सामने ही एक नौकरानी से अंतरंग बातचीत की, मेरी बिल्कुल अनदेखी की और मेरी बातों को अनसुना कर दिया। आह! तुम इंसान के बच्चे, मैं तुम्हें मसलकर मांस का टुकड़ा बना दूंगा। मिनोटॉर योद्धा का युद्ध भाव अचानक भड़क उठा, उसकी हड्डियां चक्की के पत्थरों की तरह चटकने लगीं और उसने अपने विशाल झाड़ू के आकार के हाथों से वांग हाओ की ओर जोरदार प्रहार किया। जैसे ही ताड़ के पेड़ आपस में टकराए, हवा में एक भयानक ध्वनि विस्फोट हुआ और हवा के एक शक्तिशाली झोंके ने पास की याकदासियों को जमीन पर गिरा दिया। हमले का निशाना बनने के बावजूद वांग हाओ गतिहीन रहा, मानो वह जमीन में गड़ी हुई एक कील हो। हे अक्लहीन, बड़ी छाती वाली बैल, अगर मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा तो ऐसा लगेगा जैसे मैं कमज़ोरों को धमका रहा हूँ। मुझ जैसा ताकतवर आदमी तो तुझे एक उंगली से ही कुचल सकता है। वांग हाओ के उपहास को सुनकर नियू गाओ की आंखें खून से लाल हो गईं।
अरे बाप रे टिल्ड, तुम तो खुद ही मुसीबत मोल ले रहे हो टिल्ड। नियुगाओ का मूल इरादा केवल अपनी ताकत के 3/10वें हिस्से का उपयोग करके वांग हाओ, इस मानव बच्चे को सबक सिखाने का था। वांग हाओ से क्रोधित होकर नियुगाओ भी बुरी तरह से भड़क उठा और उसने खुद को रोकना बंद कर दिया और इस थप्पड़ में अपनी 80% ताकत का इस्तेमाल किया। दोनों हथेलियों के प्रहार की शक्ति 60 ड्रैगन की शक्ति से कम नहीं थी, यहाँ तक कि 9वें स्तर का एक सिद्ध साधक भी मौके पर ही चूर चूर हो जाता। वांग हाओ शांत और संयमित रहे। जैसे ही प्रतिद्वंद्वी के विशाल हाथ उन पर प्रहार करने वाले थे, वे तेजी से आगे झुके, अपने पैरों को जमीन से ऊपर उठाते हुए बिजली की तरह हवा में उछल पड़े। फिर उन्होंने अपनी बाईं तर्जनी उंगली को आगे बढ़ाया और उसे तेजी से नियुगाओ की बाहों के बीच में चुभो दिया। समर स्टारलाइट, बैंग टिल्ड, ये कैसे संभव है? नियुगाओ चौंक गया और पीछे की ओर गिर पड़ा। उसका शरीर सीधे फाटक से होकर गुजरा, 100 मीटर ऊपर उड़कर बाहर चौक में जोर से जा गिरा। वांग हाओ के उंगली के प्रहार की ताकत 10 अरब जिन से कम नहीं थी, उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था। अरबों पाउंड का बल एक छोटी सी उंगली की नोक पर केंद्रित था। अगर यह कोई साधारण तलवार या चाकू होता तो पल भर में टूट जाता, लेकिन वांग हाओ की उंगली पर कोई असर नहीं हुआ। यह न केवल वांग हाओ के मजबूत शरीर और अविश्वसनीय रूप से कठोर हड्डियों के कारण है, बल्कि बल लगाने की उनकी तकनीक से भी संबंधित है। वांग हाओ नामक मानव योद्धा ने जब 9वें स्तर के मिनोटॉर योद्धा को हवा में उछाल दिया, तो हॉल में मौजूद विभिन्न जातियों के अन्य 9वें स्तर के योद्धा डर से पीले पड़ गए। वे सभी वांग हाओ के लिए रास्ता बनाने लगे ताकि वह आगे बढ़ सके। अपने सभी गैर मानव साथियों को इतना सहयोगी देखकर वांग हाओ मन ही मन बहुत खुश हुआ। ताकत सब कुछ सही कर देती है। पूरे हॉल में एकमात्र मानव 9वें स्तर का योद्धा होने के नाते वांग हाओ की क्रूरता ने स्वाभाविक रूप से अन्य सभी जातियों के योद्धाओं में विस्मय पैदा कर दिया। हीरो सिटी में केवल 2 प्रकार के लोग ही सबकी पहचान के पात्र हैं, एक वे नायक जो मर चुके हैं और हीरो हॉल में दफन हैं, दूसरे वे शक्तिशाली लोग हैं। हाँ, मैंने तुमसे लाइन में आगे आने के लिए नहीं कहा था। ये सब मैंने अपनी मर्जी से किया। वांग हाओ अकड़ते हुए हॉल के बीचों बीच पहुंचा। वांग हाओ को देखकर आसपास के कर्मचारियों को भी सीने में जकड़न और बेचैनी महसूस हुई। विशेषकर वो याक दासी, जिससे वांग हाओ ने अभी अभी पूछताछ की थी, अब उसकी आंखों में चमक थी और वो वांग हाओ को लगातार आंख मार रही थी। 3 मिनट से भी कम समय में वांग हाओ ने अपनी आत्मा की छाप और पहचान संबंधी जानकारी दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी कर ली और फिर अपने मिशन असाइनमेंट की प्रतीक्षा करने के लिए मिशन हॉल की ओर चल पड़ा। पंजीकरण हॉल से निकलने के बाद वांग हाओ सीधे पास ही स्थित मिशन हॉल में चले गए। इस बार गैलेक्सी सीक्रेट्स ने पिल्टोवर जेल से 9वें स्तर के शक्तिशाली योद्धाओं को यादृच्छिक मिशनों पर बाहरी युद्ध क्षेत्र में भेजा। दूसरे शब्दों में कहें तो आप इसे लागू करने या अस्वीकार करने का विकल्प चुन सकते हैं। आखिरकार मानवता के वर्तमान संसाधनों को देखते हुए 9वें दर्जे के विशेषज्ञ को भी एक शीर्ष स्तर का महाशक्तिशाली व्यक्ति माना जाता है, और एक भी विशेषज्ञ का नुकसान मानवता के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए यदि 9वें स्तर का कोई मानव विशेषज्ञ गंभीर अपराध भी करता है, तो जब तक वह साधारण रूप से जघन्य अपराध न हो, उसे आमतौर पर क्षमा कर दिया जाएगा, या वह पैसे खर्च करके या निश्चित संख्या में योगदान अंक देकर अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। देवी का शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ। हीरो सिटी स्टाररी स्काई सोसाइटी की एक संपत्ति है, लेकिन हीरो सिटी में प्रवेश करने वाला हर योद्धा स्टाररी स्काई सोसाइटी में शामिल होने के योग्य नहीं होता। स्टार सोसाइटी के नियमों के अनुसार प्रत्येक जाति के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली स्टार सोसाइटी की शाखाएं ही अपनी अपनी जाति के स्टार सोसाइटी सदस्यों के भाग्य का निर्णय करने के लिए योग्य हैं। प्रत्येक जाति के लिए स्टार सोसाइटी के सदस्यों की विशिष्ट संख्या स्टार सोसाइटी मुख्यालय द्वारा निर्धारित की जाती है, जो कि वर्षों से बाह्य युद्ध क्षेत्र में प्रत्येक जाति के योद्धाओं द्वारा अर्जित युद्ध कौशल और योगदान अंकों पर आधारित होती है। बाह्य युद्ध क्षेत्र में शक्तिशाली परग्रही योद्धाओं को मारकर आप युद्ध योग्यता और योगदान अंक अर्जित कर सकते हैं। इसके अलावा प्राप्त दुर्लभ खजाने और परग्रही योद्धाओं के खजाने को हीरो सिटी में योगदान अंकों के बदले बदला जा सकता है, या आप उन्हें स्वयं भी बेच सकते हैं। हीरो सिटी में मिशन हॉल के बाहर एक विशाल खुला व्यापारिक बाजार है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में मूल्यवान वस्तुओं का व्यापार होता है। यहां और ब्लैक मार्केट में ट्रेडिंग के बीच एकमात्र अंतर यह है कि यहां डब्ल्यू ऑशन को ट्रेडिंग केवल कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स का उपयोग करके ही की जा सकती है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि प्रत्येक योद्धा के युद्ध पुण्य को खरीदा, बेचा या बदला नहीं जा सकता। 8वें स्तर के परग्रही योद्धा को मारने पर 1 युद्ध पुण्य मिलता है, जबकि 9वें स्तर के परग्रही योद्धा को मारने पर 100 युद्ध पुण्य मिलते हैं। 7वें स्तर से नीचे के परग्रही योद्धाओं के युद्ध पुण्य बहुत कम होते हैं और उन्हें लगभग नजरअंदाज किया जा सकता है। परग्रही योद्धाओं को मारकर ही युद्ध योग्यताएं प्राप्त की जा सकती हैं, इसलिए वे अत्यंत मूल्यवान हैं। दूसरी ओर योगदान अंक वस्तुओं की खरीद, बिक्री और विनिमय द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। ये मूल रूप से प्रचलन में रहने वाली मुद्रा हैं और हीरो सिटी में प्रचलन में रहने वाली एकमात्र ठोस मुद्रा हैं।
यदि इसे स्टार कॉइन्स में परिवर्तित किया जाए तो एक योगदान बिंदु को लगभग 100 बिलियन स्टार कॉइन्स के लिए बदला जा सकता है। हालांकि यहाँ मौजूद 9वें स्तर के मानव योद्धाओं में से लगभग कोई भी इतना मूर्ख नहीं होगा कि अपने योगदान अंकों को स्टार सिक्कों के बदले में बदल ले, क्योंकि यहाँ स्टार कॉइन्स की कोई कीमत नहीं है। योगदान अंक अत्यंत मूल्यवान होते हैं। इनका उपयोग आपूर्ति प्राप्त करने, उपकरण खरीदने, खेती की तकनीकें सीखने और यहाँ तक कि अंतरतारकीय युद्धपोत खरीदने के लिए भी किया जा सकता है। संपूर्ण हीरो सिटी अल्फा ब्रह्मांड की 30,000 सबसे शक्तिशाली नस्लों का घर है और साथ ही पूरे ब्रह्मांड की लगभग सभी सबसे उन्नत प्रौद्योगिकियों का भी घर है। हाल के वर्षों में मिल्की वे की प्रौद्योगिकी का इतनी तेजी से विकास होने का कारण काफ़ी हद तक यह है कि मानव के 9वें स्तर के शक्तिशाली देशों ने अपने योगदान अंकों का उपयोग करके कुछ उन्नत तकनीकी सभ्यता वृक्षों को खरीदा, जिससे मिल्की वे फेडरेशन 200 वर्षों से भी कम समय में मिल्की वे में प्रमुख शक्ति बन गया। _7SH स्टॉप्ड अध्याय 592 गैलेक्सी टीम। हालांकि अगर हम मिल्की वे आकाशगंगा की तुलना संपूर्ण अल्फा ब्रह्मांड से करें, ये तो एक रेत के कण की तुलना पूरे सहारा रेगिस्तान से करने जैसा है। अल्फा ब्रह्मांड में करोड़ों रहस्यमयी नस्लें मौजूद हैं, लेकिन केवल 30,000 शक्तिशाली नस्लों ने ही स्टार सोसाइटी की स्थापना की है। स्टार सोसाइटी के नव पदोन्नत सदस्यों के रूप में मिल्की वे में मानव जाति की महत्वाकांक्षाएं इतनी तेजी से बढ़ी हैं कि इसने अल्फा ब्रह्मांड में अन्य शक्तिशाली जातियों के बीच ईर्ष्या पैदा कर दी है। दरअसल कुछ जातियां आकाशगंगा के मनुष्यों का खुलेआम विरोध करती हैं। बेशक कुछ ऐसी तटस्थ नस्लें भी हैं जिनका मनुष्यों के साथ बहुत सौहार्दपूर्ण संबंध है। हीरो सिटी पहुंचने के बाद वांग हाओ को आखिरकार पूरे ब्रह्मांड की स्पष्ट समझ प्राप्त हो गई। पता चला कि जियांगनान शहर, जहां मैं पहले रहता था, इतना महत्वहीन था और यहां तक कि पूरी पृथ्वी और सौरमंडल भी इतने महत्वहीन थे। मिशन लॉबी लगातार मिशन संबंधी घोषणाएं प्रकाशित करती रहती है। शाय जनजाति के एक व्यक्ति के पूरे शरीर का उपयोग करके कठपुतली बनाई जा सकती है। इसके लिए 10 लाख योगदान अंक का पुरस्कार दिया जा रहा है। अत्यावश्यक आवश्यकता 10,000 कैटी स्टार क्रिस्टल मदर, प्रति कैटी 100,000 योगदान अंक। शाय जनजाति के ठिकाने के बारे में जानकारी प्रदान करें और 5 लाख योगदान अंक प्राप्त करें। मोचा जनजाति के ठिकाने पर कब्जा करने में सहायता करें और 50 लाख योगदान अंक प्राप्त करें। मिशन लॉबी में घूमने के बाद वांग हाओ ने चारों ओर लगी विशाल स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रही मिशन की जानकारी को देखा और महसूस किया कि यह जगह पृथ्वी पर एक व्यस्त स्टॉक एक्सचेंज की तरह है। हालांकि यहाँ किया गया एक ही लेन देन पृथ्वी पर मौजूद सभी स्टॉक एक्सचेंजों के कुल वार्षिक ट्रेडिंग वॉल्यूम के बराबर हो सकता है। दिव्य पवन टीम में भर्ती चल रही है। हीरो सिटी में अभी अभी आए सभी नए सदस्यों का हम स्वागत करते हैं। हमारी टीम में शामिल होकर आप न केवल हर महीने मुफ्त प्रशिक्षण संसाधन प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि नए सदस्यों को 1% अतिरिक्त आवंटन भी मिलेगा। अगर आप हमारी टीम में शामिल होना चाहते हैं तो जल्दी करें। केवल 5 स्थान ही उपलब्ध हैं। त्यानगैंग टीम भर्ती कर रही है। हम स्टार टीम रैंकिंग में शीर्ष 100 टीमों में से एक हैं। हम 10 लोगों की भर्ती कर रहे हैं। मानसिक क्षमताओं वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी और विशेष सहायता कौशल में निपुण उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी समय वांग हाओ की नज़र दूसरी दीवार पर लगे एक भर्ती विज्ञापन पर पड़ी। क्षेत्र से बाहर युद्ध के मैदान में विदेशी योद्धाओं के खिलाफ लड़ते समय अधिकांश लोग आमतौर पर टीमों में लड़ते हैं और किसी को अकेले लड़ते हुए देखना दुर्लभ है। सबसे पहले एकता में शक्ति होती है। एक टीम की शक्ति अकेले काम करने वाले व्यक्ति की शक्ति से कहीं अधिक होती है। अंतिम वाक्यांश दायाओ टियानचेंग असंबंधित प्रतीत होता है और संभवतः किसी चिकित्सा पद्धति या उत्पाद को संदर्भित करता है। इसे यथावत रखा गया है। दूसरे, परग्रही जाति के सदस्य आमतौर पर अल्फा ब्रह्मांड के योद्धाओं से कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं और वे समूह में कार्य करना पसंद करते हैं। इसलिए सुरक्षित रहने के लिए एक मजबूत टीम में शामिल होना न केवल महत्वपूर्ण क्षणों में आपकी जान बचा सकता है, बल्कि बड़े पुरस्कार भी दिला सकता है। क्योंकि अगर आपको अपने क्षेत्र से बाहर युद्ध क्षेत्र में प्राचीन खंडहर मिल जाएं, तो अकेले उनकी खुदाई करना मुश्किल होता है। अगर कोई टीम मौजूद हो तो काम का बंटवारा स्पष्ट होता है, जिससे खुदाई न केवल अधिक कुशल बल्कि सुरक्षित भी हो जाती है। साथ ही मूल्यवान संसाधन मिलने की संभावना भी संयोग से मिलने की तुलना में कहीं अधिक होती है। आज कुल 75 टीमें नए सदस्यों की भर्ती कर रही हैं। गैर मानवों द्वारा स्थापित टीमों को हटाने के बाद केवल एक टीम शेष है। इस टीम को गैलेक्सी टीम कहा जाता है, जो कि नाम से ही स्पष्ट है, आकाशगंगा के 9वें स्तर के एक शक्तिशाली योद्धा द्वारा स्थापित की गई टीम है। वांग हाओ ने उत्सुकतावश गैलेक्सी टीम के इतिहास पर क्लिक किया। धिक्कार है, मिल्की वे गैलेक्सी इतनी बुरी है। स्टार टीम रैंकिंग में ये 30,000 में से आखिरी स्थान पर है, वाकई आखिरी स्थान के लायक है। वांग हाओ बेहद शर्मिंदा था। संपूर्ण अल्फा ब्रह्मांड में मिल्की वे आकाशगंगा कितनी कमजोर थी।
लेकिन आज से गैलेक्टिक टीम अल्फा ब्रह्मांड में अपनी गूंज जरूर मचाएगी और शायद सभी अलौकिक जातियों के दिलों में भी भय पैदा कर देगी, क्योंकि आज से वान हाओ नाम का एक आकर्षक व्यक्ति गैलेक्टिक टीम में शामिल होगा। वान हाओ ने मानो आसपास कोई और न होने का नाटक करते हुए जोर से चिल्लाया, जिससे तुरंत ही उसके आसपास मौजूद अन्य जातियों के 9वें स्तर के विशेषज्ञों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया, जिन्होंने वान हाओ को ऐसे घूर कर देखा जैसे वह कोई मूर्ख हो। क्या उस इंसान ने बहुत ज्यादा मेलामाइन पी लिया? वो पागल हो गया है। गैलेक्सी टीम इतनी घटिया टीम है कि पिछले 10 सालों से इसमें पर्याप्त सदस्य भर्ती नहीं हो पाए हैं। इस बेवकूफ़ को मिलाकर भी उनमें से सिर्फ 5 ही बचे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि स्टार सोसाइटी मुख्यालय गैलेक्सी में स्टार सोसाइटी शाखा के लिए योग्य क्यों है। ऐसी घटिया जाति को तो हमारे मोटिए कबीले जैसी शक्तिशाली जाति का संरक्षण प्राप्त है। ये सब इतने घमंडी और अज्ञानी हैं कि बाहरी युद्ध क्षेत्रों में जाकर अपनी जान दे देते हैं। ये अल्फा ब्रह्मांड के लिए कलंक हैं। उद्धरण चिन्ह। लेकिन वान हाओ ने अपने साथी गैर मानवों के इशारों और उपहास पर कोई ध्यान नहीं दिया। जीजी में दी गई संपर्क जानकारी का अनुसरण करते हुए उसने गैलेक्सी टीम का पता लगा लिया। हीरो सिटी शानदार है, जिसका सटीक क्षेत्रफल जियांगनान शहर के आकार से 10 गुना से भी अधिक है और इसका भूमिगत स्थान तो और भी भयावह है। वान हाओ जिस गैलेक्सी टीम की तलाश कर रहा है वह हीरो सिटी के बिल्कुल निचले हिस्से में जमीन से 3000 स्तर नीचे स्थित है। शीर्षक: चोरी करने वाला भगवान आदरणीय। हीरो सिटी में जमीन के जितना करीब कोई स्थान होगा, किराया उतना ही अधिक होगा। इसके अलावा सभी टीमें बेस के लिए आवेदन नहीं कर सकती। कोटा स्टार टीमों की रैंकिंग के अनुसार आवंटित किया जाता है। आपकी रैंकिंग जितनी ऊंची होगी आप उतनी ही ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। केवल शीर्ष 100 टीमें ही मैदान पर बेस बनाने के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। जमीन से 3000 स्तर नीचे ये जगह ग्रह के पावर रिएक्टर के बहुत करीब है, इसलिए यहाँ का तापमान असाधारण रूप से उच्च है। जमीन पर रखा कच्चा मांस का टुकड़ा पल भर में पक जाएगा। आम लोगों के लिए इतने उच्च तापमान वाले वातावरण में जीवित रहना निश्चित रूप से मुश्किल होगा। शक्ति के 9वें स्तर पर भी मनुष्य ऐसे वातावरण में लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। उन्हें नियमित रूप से बड़ी मात्रा में पोषक तत्वों और पानी की पूर्ति करनी होगी, अन्यथा वे जिंदा ही जलकर सूखे मांस में बदल सकते हैं। जी झाशान सी में दिए गए पते का अनुसरण करते हुए वान हाओ और मोलिंग को एक परित्यक्त सीवेज उपचार संयंत्र मिला। जमीन के नीचे 3000 मंजिलें। ये पूरे वॉर फोर्ट्रेस ग्रह का सबसे निचला बिंदु है। ये कभी एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हुआ करता था, लेकिन इसकी उम्र और जर्जर हालत के कारण इसे छोड़ दिया गया था। वान हाओ लंबे गलियारे से गुजरा जहां रसायनों की तीखी गंध हवा में फैली हुई थी, जो ग्रह की सतह की साफ सुथरी, सुव्यवस्थित और शानदार उपस्थिति के बिल्कुल विपरीत थी। वह जगह बेहद गंदी और बदबूदार थी। हर जगह गंदा पानी बह रहा था और मरे हुए चूहों, तिलचिट्टों और अन्य छोटे जानवरों के सड़े हुए शव इधर उधर बिखरे पड़े थे। लिफ्ट शाफ्ट की मरम्मत न जाने कितने समय से नहीं हुई थी, वह तो जंग खाकर कबाड़ के ढेर में बदल चुकी थी। सौभाग्य से वान हाओ पहले से ही 9वें स्तर का विशेषज्ञ था और हवा में उड़ सकता था। सीधे 4000 मंजिल नीचे जमीन में कूदना उसके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं थी। मास्टर नेविगेशन मानचित्र के अनुसार गैलेक्टिक टीम का स्थान 500 मीटर आगे है, बाईं ओर मुड़ें। राक्षसी आत्मा पूरी यात्रा के दौरान वान हाओ के साथ रही। उड़ने की क्षमता होने के कारण उसे वान हाओ के ध्यान की आवश्यकता नहीं थी। वास्तव में वह वान हाओ के निजी सहायक और मार्गदर्शक रोबोट की तरह काम करती थी। हीरो सिटी में रोबोटों को सेवक के रूप में इस्तेमाल करना बहुत आम बात है। आप खुले बाजार से प्राचीन यांत्रिक योद्धाओं को सीधे खरीद भी सकते हैं। थोड़े से बदलाव के साथ वे बहुत अच्छे लड़ाकू सेवक बन सकते हैं। शांति काल में वे क्षेत्र के बाहर युद्ध क्षेत्र में खतरनाक इलाकों की जासूसी करने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं और यहाँ तक कि मजदूर और सहायक के रूप में भी काम कर सकते हैं। हीरो सिटी लौटने के बाद उन्हें नौकरों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो बेहद सुविधाजनक है। _7sh स्टॉप्ड प्रॉब्लमैटिक एड रिपोर्ट इट हियर। 592/2360 25.08%। 592/2360 25.08%। कॉन्टेंट्स अबाउट दिस बुक। अध्याय 593 सुरक्षा शुल्क की उगाही। गैलेक्सी रेप्टाइल्स टीम से कौन कौन है? किराया चुकाने का समय आ गया है। धिक्कार है, कितनी बुरी किस्मत है। आज लॉटरी जीतने की बारी मेरी थी। जब भी हम सुरक्षा शुल्क वसूलते हैं, गैलेक्सी रेप्टाइल्स स्वेच्छा से हमारे पास क्यों नहीं आ जाते? मुझे ही सारा सफ़र क्यों तय करना पड़ता है? नीले रंग के लड़ाकू सूट में लिपटे इस सिल्वर वुल्फ योद्धा का सिर भेड़िए का और शरीर मनुष्य का था, जिसकी लंबाई 2 मीटर से अधिक थी और वह 9वें स्तर की चरम शक्ति रखता था। लॉटरी जीतने के बाद दुर्भाग्यवश उसे एक कठिन कार्य सौंपा गया। ये तो बस सुरक्षा के नाम पर पैसे वसूल रहा है।
हीरो सिटी के प्रशासक आमतौर पर इस तरह के घृणित व्यवहार को नज़रअंदाज कर देते हैं। जब तक कोई परेशानी नहीं होती तब तक आमतौर पर कोई कार्रवाई नहीं करता। भूमिगत स्थान में शक्ति के आधार पर स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र विभाजित हैं। चूंकि गैलेक्सी टीम 30,000 टीमों में सबसे निचले पायदान पर थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह अक्सर धमकाने का शिकार बनने लगी। उच्च श्रेणी की टीमें स्वाभाविक रूप से ऐसी गतिविधियों में शामिल होने से कतराती हैं जो उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे कि सुरक्षा शुल्क वसूलना। हालांकि अन्य जातियों की निम्न श्रेणी की टीमें, जिनके इरादे दुर्भावनापूर्ण होते हैं, वे विशेष रूप से कमजोर जातियों को धमकाने का आनंद लेते हैं, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि इससे उन्हें काफ़ी लाभ होता है, और आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि इससे उन्हें कमजोर जातियों को धमकाकर अपनी जाति की श्रेष्ठता साबित करने का रोमांच मिलता है। गैलेक्सी टीम का अड्डा एक जर्ज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट था। संयोगवश कैप्टन सन वो आज अनुपस्थित थे और बाकी 4 सदस्य केवल 9वें रैंक के मध्य स्तर पर थे, जो इस शीर्ष 9वें रैंक के सिल्वर वुल्फ का मुकाबला नहीं कर सकते थे। आमतौर पर कप्तान सन वू के रहते हुए गैलेक्सी टीम इन गुंडों के साथ डटकर खड़ी हो सकती थी और उनसे बहस कर सकती थी। आज 9वें रैंक के शिखर पर मौजूद सन वू किसी व्यापारिक सिलसिले में बाहर गए हुए थे, जिससे पूरे शिविर में केवल 4 मध्य स्तर के 9वें रैंक के योद्धा ही बचे थे। वे सिल्वर वुल्फ कबीले के उस शीर्ष 9वें रैंक के योद्धा का मुकाबला करने में असमर्थ थे। इसलिए जब उन्हें धमकाया जाता था तब भी ये चारों बोलने की हिम्मत नहीं करते थे। 9वें रैंक की मध्यस्तरीय विशेषज्ञ वाइस कैप्टन डूसन नियांग का व्यक्तित्व बेहद आकर्षक है। हालांकि उनके अनुभव को जानने वाले शीर्ष 9वें रैंक के विशेषज्ञ भी उन्हें चुनौती देने की हिम्मत नहीं करते। उनसे आमने सामने की बहस तो दूर की बात है, क्योंकि डूसान नियांग के पास एक ग्रेट जीन किलर बिच्छू है जिसका पूरा शरीर घातक विषों से भरा हुआ है। यहाँ तक कि 9वें स्तर का एक श्रेष्ठ साधक भी इस विष से प्रभावित होने पर अपनी शक्ति में भारी गिरावट का सामना करेगा या मर भी जाएगा। इसलिए 9वें स्थान के शिखर पर अपेक्षाकृत कमजोर शक्ति वाले भी आसानी से उसे नाराज करने का साहस नहीं करते। विविध पथों के पूजनीय। हालांकि सिल्वर वुल्फ का ये योद्धा गैलेक्सी टीम के बारे में बहुत अच्छी तरह जानता था और उसने लंबे समय से डूसान नियांग के बारे में सुना था, जो जहर का उपयोग करने में माहिर थी। वुल्फिक, अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ। तुम्हारी सिल्वर वुल्फ टीम हमारी गैलेक्सी टीम से बस थोड़ी ही ऊपर है। अगर तुमने मुझे गुस्सा दिलाया तो तुम बच नहीं पाओगे। मैं आज सुरक्षा शुल्क नहीं दूंगा। हाँ, हमारे उप कप्तान ने यही कहा था, हमने भी यही कहा था। 45 वर्षीय मध्य स्तर के 9वें रैंक के तीसरे भाई लेई पेंग भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सके और लड़ने के लिए अपनी आस्तीनें चढ़ा लीं। दूसरे कोने में लंबी चोटी वाला एक आकर्षक और सुंदर व्यक्ति वुल्फ के माथे पर स्नाइपर राइफल ताने खड़ा था। इस आकर्षक और सुंदर व्यक्ति का नाम कियांगे था, जो 9वें स्तर का एक मध्यम स्तर का योद्धा था और बंदूक चलाने में माहिर था। वह चुप रहा, उसका शरीर बर्फ के टुकड़े की तरह स्थिर था, मानो उसकी सांस और दिल की धड़कन अचानक रुक गई हो। अंत में खड़ा बचा हुआ व्यक्ति, एक पतला युवक जो पूरी तरह से सफ़ेद वस्त्रों में लिपटा हुआ था, चुपचाप अपने हाथों को अपनी जेबों में डाल लिया। प्रत्येक हाथ में पहले से ही 3 फेंकने वाले चाकू थे। आदेश मिलते ही वे चारों एक साथ सिल्वर वुल्फ टीम के वुल्फक पर हमला करेंगे। मेरे चाचा इसे बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन मेरी चाची नहीं। बार बार उत्पीड़न और अपमान झेलने के बाद लोगों ने जबरन सुरक्षा के नाम पर पैसे की मांग की। गैलेक्सी टीम के कभी गौरवशाली रहे दिग्गज खिलाड़ियों के संन्यास लेने के बाद से ही नई पीढ़ी के खिलाड़ी इस तरह के अपमान को चुपचाप सहते आ रहे हैं। आज शायद इसलिए कि उपद्रव मचाने वाला व्यक्ति केवल 9वें स्तर का शिखर साधक था, या शायद इसलिए कि उनके दिलों में दबी हुई भावनाएं बहुत गहरी थीं, इस क्षण चारों लोगों के दिलों में क्रोध भड़क उठा। बलवानों में से एक होने का गर्व उमड़ने लगता है। ये चारों 9वें स्तर के विशेषज्ञ असाधारण प्रतिभा के धनी हैं, जो आकाशगंगा में दूसरों को भी डरा सकते हैं। वे स्वर्ग का गौरव हैं और हमेशा से दूसरों को धमकाने के आदी रहे हैं। उन्हें कुचले जाने की आदत नहीं है। हालांकि हीरो सिटी में आने के बाद से ही उनके साथ सरीसृपों की तरह अपमानित और कुचला हुआ व्यवहार किया जा रहा है। बिल्कुल सही, इस दुनिया में ताकत ही सर्वोपरि है। असली ताकत के बिना आप एक वेब क्रॉलर जितने अच्छे भी नहीं हैं। ये दृश्य वान घाव ने देखा, जो संयोगवश वहां से गुजर रहा था। तनावपूर्ण स्थिति को देखकर वान घाव तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा है। वह कुछ समय से पास में ही छिपकर बातें सुन रहा था। हत्या का इरादा भयावह था। इस क्षण वह अंततः खुद को रोक नहीं पाए और बाहर कूद गई। मुझे भी शामिल कर लो। डूबते हुए कुत्ते को बचाना मेरा पसंदीदा वार्म अप व्यायाम है। वान घाव ने वुल्फिक के पीछे से आकर उसे बाकी 4 लोगों के साथ घेर लिया। वुल्फिक ने अचानक ऊपर देखा और जोर से हंस पड़ा। एक उन्नत 9वें स्तर का, 3 मध्यवर्ती 9वें स्तर के और 9वें स्तर का एक बिल्कुल नौसिखिया। तुम पांचों निकम्मे हो। मैं लॉर्ड वुल्फिक तुम्हें एक हाथ से आसानी से कुचल सकता हूं, और फिर भी तुम सब ये दावा करने की हिम्मत रखते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो। ये सरासर मजाक है।
इस समय विरोधी गैलेक्सी टीम के लोगों ने वांग हाओ को देखा और मन ही मन सोचने लगे, ये तो बुरा हुआ। इस महत्वपूर्ण समय पर इस नए खिलाड़ी को आकर रिपोर्ट करने की क्या ज़रूरत थी? क्या वह स्थिति को और ख़राब नहीं कर रहा है? अगर बाद में लड़ाई छिड़ जाती है, भले ही दूसरी तरफ हार जाए, तो वे उस नौसिखिए को बंधक बनाकर हम चारों विशेषज्ञों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। लगता है इस नौसिखिए ने इस आशाजनक स्थिति को बर्बाद कर दिया है। चौथे भाई लेई पेंग अवाक रह गए, उनके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, मिल्की वे में युवा पीढ़ी सचमुच हर पीढ़ी के साथ बदतर होती जा रही है। हमारी पिछली पीढ़ी, मास्टर वुजी और युद्ध देवता गैरेन ने अकेले ही कई शक्तिशाली जातियों से लड़ाई लड़ी और 3 साल के भीतर ही स्टार टीम रैंकिंग में शीर्ष 100 में जगह बना ली। उन्होंने मिल्की वे में स्टार सोसाइटी की एक शाखा स्थापित करने की योग्यता भी हासिल कर ली। लेकिन हम यहाँ रैंकिंग में सबसे नीचे हैं। यह मास्टर वुजी और बाकी सभी के लिए शर्म की बात है। सबसे ज़्यादा गुस्सा इस मूर्ख पर आ रहा है। ड्यूटी पर आने के लिए इसे यही समय क्यों चुनना था? अगर आना ही है तो आ जाओ। अपनी मौत के लिए वहां क्यों जा रहे हो? बाकी तीनों भाई भी चौथे भाई लेई पेंग की तरह ही परेशान थे। उपकप्तान डू सन्याग ने वांग हाओ के साहस की प्रशंसा की, लेकिन चिंता जताते हुए कहा, अरे लड़के, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। जल्दी से एक तरफ हट जाओ, कहीं बाद में लड़ाई में चोट न लग जाए। सुंदर महिला, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं, वांग हाओ, ऐसे बदमाश से निपटने के लिए काफ़ी सक्षम हूँ। आप बस किनारे से देखती रहिए। वांग हाओ शांत और आत्मविश्वासी बने रहे। वांग हाओ की बातें सुनकर सिल्वर वुल्फ टीम का वुल्फ गुस्से से भड़क उठा। अरे बाप रे, तुम मूर्ख रेंगने वाले जीव, 9वें स्तर का एक नौसिखिया इतना घमंडी होने की हिम्मत कैसे करता है? चूंकि तुम मरने के लिए इतने बेताब हो, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। मर जाओ। _7sh स्टॉप्ड प्रॉब्लमैटिक एड रिपोर्ट इट हियर। 593/2360 25.13%। 593/2360 25.13%। कॉन्टेंट्स अबाउट दिस बुक। अध्याय 594। चूंकि हम यहाँ हैं, तो चलिए इसका भरपूर फायदा उठाते हैं। सावधान, वोल्फ अविश्वसनीय रूप से तेज था, लगभग प्रकाश की गति से भी तेज, और पलक झपकते ही उसने स्थानिक अवरोध को तोड़ दिया और वांग हाओ के करीब पहुंच गया, जो 100 मीटर दूर था। दूसरी तरफ मौजूद डू सन्याग के पास आश्चर्य से चीखने का ही समय था। गति इतनी तेज थी कि टीम गैलेक्टिक के चारों सदस्य वोल्फ की हरकत को देख भी नहीं पा रहे थे, हस्तक्षेप करना तो दूर की बात थी। चौथे भाई लेई पेंग और 5वें भाई मुकिंग अपनी आंखें बंद करने के लिए मजबूर हो गए। वे उस त्रासदी को देखने का साहस नहीं कर पा रहे थे जो उनके सामने घटित होने वाली थी। वांग हाओ बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा, जिससे सभी को लगा कि या तो वह स्तब्ध है या उसने कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी। हालांकि वास्तविकता में वुल्फ की चालें तेज होने के बावजूद सोल बैटल स्पेस में 9वें स्तर के शीर्ष योद्धाओं की तुलना में कहीं कमतर थीं। वांग हाओ को इसकी चाल की दिशा को स्पष्ट रूप से देखने के लिए शायद ही कोई प्रयास करना पड़ा। उसने तो इसकी अगली चाल का अनुमान भी लगा लिया। कछुए की तरह धीमे, मैंने सोचा था कि तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम तो बिल्कुल निकम्मे निकले। वांग हाओ बेहद निराश दिख रहा था। अचानक उसके पैरों के नीचे एक काली छाया प्रकट हुई और वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। अगले ही पल जब सभी ने वांग हाओ की आकृति देखी, तब तक वह वुल्फ के पीछे प्रकट हो चुका था। अरे गंदे कुत्ते, मैं तुम्हें इंसान बनना सिखाता हूँ। धिक्कार है, तुम एक सभ्य इंसान नहीं बन सकते, तुम तो जानवर बन गए हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वांग हाओ घूम गया और उसका दाहिना पैर एक लोहे के चाबुक की तरह वुल्फ के कान के पीछे जोर से लगा। बैंग टिल्ड बूम बूम उद्धरण चिन्ह। वांग हाओ ने अपनी पूरी ताकत लगाकर 120 ड्रैगन फोर्स की यथाशक्ति से भेड़िए के सिर के दाहिने हिस्से पर जोरदार प्रहार किया, जिससे गहरा घाव हो गया। स्टील की तरह सख्त खोपड़ी कांच की तरह चकनाचूर हो गई और भेड़िए का सिर लगभग पूरी तरह से अलग होने से पहले 10 से अधिक बार घूम गया। माफ़ कीजिए, मैंने अपनी ताकत पर नियंत्रण नहीं रखा और बहुत जोर से लात मार दी। मुझे बहुत खेद है, वांग हाओ ने शर्मिंदगी से अपने सिर के पीछे खुजली की और लज्जापूर्वक कहा। उसके पीछे खड़े चारों लोगों ने एक दूसरे को देखा, मुश्किल से अपनी सांस रोकी और भयभीत हो गए। सुरंग के अंत में 500 मीटर मोटी कंक्रीट की दीवार तोड़कर वुल्फ एक सुनसान सीवेज ट्रीटमेंट तालाब में गिर गया। उसका शरीर काले, बदबूदार सीवेज से सना हुआ था और उसका सिर मानो प्रेतजेल की तरह मुड़ा हुआ था। उसकी रीढ़ की हड्डी निश्चित रूप से चकनाचूर हो गई थी, लेकिन वह प्रभावित लग रहा था और उसकी जीवन शक्ति अभी भी प्रबल थी। हालांकि रीढ़ की हड्डी टूटने के कारण उनका निचला शरीर अस्थायी रूप से गतिहीन हो गया था, जिससे उन्हें 4000 मंजिला भूमिगत स्थान से जल्दबाजी में भागने के लिए हवाई जादू का सहारा लेना पड़ा। गू परिवार के युवा स्वामी का अपनी पत्नी को वापस पाने का लंबा सफर। वुल्फ बड़े घमंड के साथ आया, लेकिन अंत में दुम दबाकर भाग गया। पहले और बाद में हुए बदलाव इतने तीव्र थे
इससे गैलेक्सी टीम के चारों सदस्य स्तब्ध रह गए, मानो वे किसी सपने में हो और सब कुछ अवास्तविक लग रहा हो। अरे पांचवें भाई, क्या तुम्हें लगता है कि यह बच्चा सचमुच इंसान है? हमारी आकाशगंगा ने इतना शक्तिशाली व्यक्तित्व कब पैदा किया? चौथे भाई लेई पेंग ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें मलते हुए कहा, मानो वह सपना देख रहा हो। धिक्कार है, क्या तुम खुद नहीं देख सकते? पांचवां भाई मू किंग भी इतना हैरान था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। हालांकि उपकप्तान डू सन्याग शांत रहीं और उन्होंने सबसे पहले प्रतिक्रिया देते हुए वान हाओ का गर्मजोशी से अभिवादन किया। अरे प्यारे नौजवान, क्या तुम आज हमारी गैलेक्सी टीम में नए सदस्य के रूप में शामिल हो रहे हो? मैं गैलेक्सी टीम की उपकप्तान हूँ, तुम मुझे सिस्टर डू कह सकते हो। आवेदन और पंजीकरण का काम मुझ पर छोड़ दो। डू सन्याग ने वान हाओ को आंख मारी, फिर नीचे झुककर बेशर्मी से अपने भरे हुए स्तन उसके सामने प्रदर्शित किए। हालांकि वान हाओ अब वह भोला भाला युवक नहीं था जो खुद पर काबू नहीं रख पाता था, और उसे उस बूढ़ी औरत में कोई दिलचस्पी नहीं थी जो उसकी दादी हो सकती थी। हालांकि डू सन्याग ने आनुवंशिक कॉस्मेटिक इंजेक्शन करवाए थे, लेकिन 30 साल की उम्र में भी उनकी सूरत और कदकाठी हमेशा के लिए वैसी ही बनी रही। हालांकि वान हाओ को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वान हाओ का प्रदर्शन देखकर डू सन्याग थोड़ी निराश हुई, लेकिन मन ही मन वह इस नवागंतुक के लिए बहुत खुश थी। कम से कम नया बच्चा तो अच्छे व्यवहार वाला है, इन बूढ़े लोगों के विपरीत जो अनाड़ी हैं और हर जगह इधर उधर भागना पसंद करते हैं। पीछे मुड़कर देखने पर डू सन्याग ने एक अंधेरे कोने में एक अकेले बूढ़े व्यक्ति को चुपके से अपनी नाक से बहते खून को पोंछते हुए देखा। डू सन्याग ने भौहें चढ़ाईं, सीधी खड़ी हुई, अपने कॉलर को ठीक किया और फिर चुपचाप अपनी पीठ के पीछे अपनी मध्यमा उंगली उठाए। जैसे ही तीसरा भाई कियांग शो का आनंद ले रहा था, तभी अचानक उस खूबसूरत महिला ने उसे देखा और उसे उत्तेजक अंदाज में बीच वाली उंगली दिखाए। इस तरह की उकसाहट 10 में से 9 पुरुषों के जोश और उत्साह को तुरंत भड़का देगी, जिससे वे चुनौती का सामना करने और अपनी मर्दाना ताकत साबित करने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। हालांकि ये लड़का बेहद डरपोक है, खासकर जब बात उससे ज़्यादा मजबूत और आक्रामक महिलाओं की आती है। हम अच्छे मर्द हैं, और अच्छे मर्द औरतों से झगड़ा नहीं करते, खासकर उन औरतों से जो हमसे ज़्यादा ताकतवर हों। दहाड़ता हुआ सीईओ, अपनी छोटी पत्नी के लिए दबंग प्यार। कियांग गे ने एक बार फिर अपने आवेगी क्रोध को दबाया, जल्दी से अपने चेहरे से खून पोंछा और उदासीन होने का नाटक करते हुए धीरे धीरे भीड़ की ओर चल पड़ा। उन चारों में सबसे छोटा लेई पेंग सबसे मिलनसार और उदार था, और वह वान हाओ के पास जाकर बातचीत शुरू करने वाला पहला व्यक्ति था। बुरा नहीं भाई, तुम्हारी वो किक कमाल की थी, मुझे भी उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। मेरा नाम लेई पेंग है, तुम मुझे भाई लेई कह सकते हो, अब से हम सब एक परिवार हैं। मेरा नाम मू किंग है, मैं चिकित्सा कला में निपुण हूँ और मैंने शिंगहाई विश्वविद्यालय के चिकित्सा विभाग से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। मुझे भाई कियांग कहो, मेरा नाम तो बस एक सांकेतिक नाम है। मैं बंदूक चलाने में माहिर हूँ और 1000 मील दूर से दुश्मन के जनरलों को मार गिराना मेरा पसंदीदा काम है। वान हाओ ने अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम वान हाओ है। मैं तलवारबाजी में कुशल हूँ और मुझे चिकित्सा का भी कुछ ज्ञान है। मुझे आशा है कि भविष्य में आप मेरी मदद करेंगे। कुछ औपचारिक परिचय के बाद सभी लोग एक दूसरे को जानने लगे। हालांकि वान हाओ के मन में जल्द ही कुछ संदेह उत्पन्न हो गए। इस बार 9वें स्तर के कम से कम 4000 विशेषज्ञों को बाह्य युद्ध क्षेत्र में भेजा गया, जिनमें 9वें स्तर के शिखर पर मौजूद कई महाविशेषज्ञ भी शामिल थे। वीरों के शहर में एक भी व्यक्ति क्यों नहीं है? इसी सवाल को ध्यान में रखते हुए वान हाओ ने डू सन्याग से पूछा। उसे जो जवाब मिला वह ये था कि वह कुछ नहीं जानता, इसलिए वान हाओ के पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर टीम गैलेक्टिक के चारों सदस्यों की तुलना पिल्टोवर जेल के कैदियों से की जाए तो उनकी ताकत को केवल औसत ही माना जाएगा। वान हाओ को छोड़कर, जिसे सीधे हीरो सिटी भेजा गया था, 9वें स्तर के अन्य विशेषज्ञों का कोई पता नहीं था। स्वाभाविक रूप से वान हाओ को भी अन्य विशेषज्ञों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब त्रेश ने वान हाओ को विदा किया तो उसने इस मामले का जिक्र तक नहीं किया। वान हाओ के विचार में, यदि अपराधियों के उस समूह में से कुछ मजबूत व्यक्तियों का चयन करके एक बिल्कुल नई गैलेक्सी टीम का गठन किया जाए तो उसकी युद्ध शक्ति वर्तमान टीम की तुलना में कहीं अधिक मजबूत होनी चाहिए। कम से कम 30,000 टीमों में से तो उन्हें सबसे नीचे नहीं होना चाहिए। वान हाओ को इस व्यवस्था पर बहुत संदेह था। ये स्पष्ट नहीं है कि गैलेक्टिक फेडरेशन के नेतृत्व ने ऐसा निर्णय क्यों लिया, लेकिन चूंकि वह पहले से ही वहां था तो उसने सोचा कि क्यों न इसका भरपूर फायदा उठाया जाए। वान हाओ के लिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात पुण्य कमाना था। त्रेश की सलाह के अनुसार वान हाओ को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए केवल 10 लाख युद्ध पुण्य अर्जित करने की आवश्यकता है। _7SH स्टॉप्ड अध्याय 595 ड्रैगन स्टार। हालांकि उन लाखों युद्ध पुण्यों को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। हीरो सिटी द्वारा घोषित नियमों के अनुसार 8वें स्तर की एलियन जाति को मारने पर एक युद्ध योग्यता मिलती है,
9वें स्तर की शुरुआती एलियन जाति को मारने पर 10 युद्ध योग्यता मिलती है, 9वें स्तर की मध्यवर्ती एलियन जाति को मारने पर 50 युद्ध योग्यता मिलती है और 9वें स्तर की चरम एलियन जाति को मारने पर 100 युद्ध योग्यता मिलती है। दूसरे शब्दों में कहें तो वांगहाओ को 10 लाख युद्ध योग्यताएं अर्जित करने के लिए कम से कम 10,000 शीर्ष 9वें स्तर के विदेशी विशेषज्ञों को मारना होगा। त्रेश की सलाह के अनुसार भले ही वांगहाओ की वर्तमान शक्ति अल्फा ब्रह्मांड में 9वें स्तर की एक साधारण जाति के बराबर है, फिर भी वह उस क्षेत्र से परे की शक्तिशाली जातियों से बहुत पीछे है। आधे महीने बाद कप्तान सन वू के टीम में लौटने के बाद गैलेक्सी टीम आधिकारिक तौर पर पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर गई। महज 33 वर्ष की आयु में ही सन वू 9वें रैंक के शिखर पर पहुंच चुका था, जिसके पास एक ग्रेट जीन वाला टाइरानोसोरस रेक्स था। उसका शरीर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था और पूर्ण रूप से पशु रूपांतरण के बाद उसका शरीर 100 गुना तक फैल सकता था, जिससे उसकी ऊंचाई 100 मीटर से अधिक हो जाती थी और वह एक वास्तविक प्रागैतिहासिक दैत्य में परिवर्तित हो जाता था। हीरो सिटी के 3800वें स्तर के भूमिगत क्षेत्र में उसकी ख्याति व्याप्त थी। सन वू मार्शल आर्ट का दीवाना है, उदार और जिम्मेदार व्यक्ति है और काफी कुशल भी है। स्वाभाविक रूप से वह गैलेक्सी टीम का कप्तान बनने के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार है। 10 दिन बाद गैलेक्सी टीम ने एक खोज अभियान स्वीकार किया। इस मिशन का उद्देश्य कॉन्करर स्टार सी में एक परित्यक्त ग्रह की खोज करना है जो एक प्राचीन खंडहर प्रतीत होता है। स्टार टावर द्वारा संरक्षित क्षेत्र से परे सार्वभौमिक चैनल के माध्यम से बाहरी आकाशगंगाओं से सटा एक विशाल तारामंडल क्षेत्र स्थित है, जिसे विजेताओं का तारामंडल सागर के रूप में जाना जाता है। ये स्थान गार्जियन स्टार सी की तरह कभी प्राचीन काल की विनाशकारी घटनाओं के बाद बचा हुआ एक प्राचीन युद्ध क्षेत्र का खंडहर था। इस बार गैलेक्टिक टीम उत्तरी तारा सागर के बाहरी इलाके में स्थित एक परित्यक्त ग्रह B197H867119 का पता लगाने के लिए रवाना होती है। इसका आधिकारिक नाम जियाओलोंग तारा है। एक दूरस्थ तारामंडल में स्थित इस ग्रह की खोज शियाओलोंग की टीम ने 3 महीने पहले की थी और स्वाभाविक रूप से इसका नाम रखने का प्राथमिक अधिकार शियाओलोंग की टीम को ही है। अंतरिक्षीय युद्ध क्षेत्र में एक अलिखित नियम है कि किसी भी व्यक्ति या टीम को जो एक नए परित्यक्त ग्रह की खोज करती है, उसे उसका नाम रखने का अधिकार होता है। अन्य टीमों या व्यक्तियों द्वारा अर्जित मुनाफे में से 30% खोजकर्ता या उनकी टीम को दिया जाएगा। इसमें से 20% स्टार एलायंस को जाएगा, जबकि खोजकर्ता को केवल 50% ही मिलेगा। हालांकि इसके लिए पूर्व शर्त यह है कि खोजे गए किसी भी परित्यक्त ग्रह की सूचना हीरो सिटी को दी जानी चाहिए और सही तारा प्रणाली निर्देशांक प्रकाशित किए जाने चाहिए। हालांकि बिना कुछ किए या बिना कोई जोखिम उठाए 30% रिटर्न प्राप्त कर पाना काफी सराहनीय है। हालांकि कई शक्तिशाली टीमें अब भी परित्यक्त ग्रहों के खंडहरों की खुदाई अपने दम पर करना पसंद करती हैं और चुपचाप मोटी कमाई करती हैं। जब उस परित्यक्त ग्रह पर मौजूद खजाने का अधिकांश भाग खोद कर निकाल लिया जाएगा, तब हम उसे अगली पीढ़ी को हिस्से के लिए सौंप देंगे। शियाओलोंग तारा नामक इस परित्यक्त ग्रह पर संभवतः पहले से ही किसी और का कब्जा है। बाद में आने वाली टीमों को खोजबीन के लिए भेजना वास्तव में महज अपनी किस्मत आजमाने की बात है। हालांकि इस बात की भी बहुत कम संभावना है कि हाल ही में खोजे गए कुछ परित्यक्त ग्रहों की वास्तव में पहले कभी खोज नहीं की गई हो। हालांकि ऐसे परित्यक्त ग्रह में प्रवेश करने वाली पहली टीमों को सावधान रहना चाहिए। ये बहुत संभव है कि प्राचीन काल से बचे हुए वे शक्तिशाली तंत्र और संरचनाएं अभी भी सामान्य रूप से काम कर रही हों और आप गलती से उनमें भटक जाएं। अमर स्तर का विशेषज्ञ भी मौके पर ही मारा जाएगा। 9वें स्तर के विशेषज्ञ की तो बात ही छोड़िए। बेशक अगर वे भाग्यशाली रहे तो पहले खोजकर्ताओं को अकल्पनीय रूप से समृद्ध पुरस्कार भी मिलेंगे। सामान्य तौर पर स्टारक्राफ्ट में किसी भी टीम द्वारा एक दूसरे को मारना सख्त वर्जित है और ऐसे किसी भी व्यवहार को गंभीर रूप से दंडित किया जाएगा। हालांकि आपसी नरसंहार, हत्या और लूटपाट की ऐसी घटनाएं पूरी तरह से अनसुनी नहीं हैं। जब तक ये चालें साफ सुथरे तरीके से की जाती हैं, तब तक स्टाररी स्काई सोसाइटी के बड़े बुजुर्ग ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देंगे। ये बात ब्रह्मांड में भी सच है, यहाँ तक कि सबसे चमकीले तारे की सतह पर भी सबसे गहरे सूर्य धब्बे मौजूद हैं। प्रकाश और अंधकार पुनर्तः एकवचन नहीं हैं, वे केवल अपने परस्पर विरोध में एक मौन एकता बनाए रखते हैं। गैलेक्टिक टीम ने एक छोटे फाल्कन युद्धपोत को समन्वयित तारामंडल की ओर उड़ाया। ये फाल्कन अंतरिक्ष यान एक असली जादुई युद्धपोत है जिसे कीमियागरों के वंशजों ने बनाया है। इसका पूरा शरीर उल्कापिंड जैसी काली चमक से जगमगाता है। इसका आकार सुगठित अंडाकार है और यह एक भारी तोप और एक तारा क्षेत्र स्तर के अंतरतारकीय ताना बाना इंजन से सुसज्जित है। इसकी ढाल का तापमान 10 ट्रिलियन डिग्री तक है और यह आकाशगंगा में निर्मित सबसे शक्तिशाली युद्धपोत तारा नष्ट करने वाली तोप से लगातार 10 बमबारी झेल सकती है। सामान्य उल्का वर्षा और उल्कापिंड क्षेत्रों से निपटने के लिए आप किसी चट्टान से टकराने की चिंता किए बिना सीधे आगे बढ़ सकते हैं।
लेई पेंग और मूकिंग अंतरिक्ष यान को चलाने की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, जबकि अन्य लोग बारी बारी से पूरे अंतरिक्ष यान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ड्यूटी पर तैनात थे। आखिरकार, हालांकि यह तारामंडल सुपर किले के करीब है, ये पहले ही अल्फा ब्रह्मांड को पार कर चुका है और शक्तिशाली अलौकिक जातियां किसी भी समय प्रकट हो सकती हैं। अगर हम सतर्क नहीं रहे तो किसी भी क्षण हमारी जान जा सकती है। ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले हैं। कई प्रभावशाली दिखने वाली टीमें आत्मसंतुष्ट और लापरवाह हो गईं। उन्होंने अपने अंतरिक्ष यान को ऑटो पायलट पर डाल दिया और सभी को हाइबरनेशन पॉड्स में सोने के लिए भेज दिया, जिसके बाद वे फिर कभी नहीं जागे। गुरुजी, यहाँ बहुत उबाऊ है। ये पुराना अंतरिक्ष यान बहुत धीमा है। हम आपका गोल्डन ड्रैगन अंतरिक्ष यान क्यों नहीं इस्तेमाल करते? नहीं तो हम 1 दिन से भी कम समय में वहाँ पहुँच जाएंगे। हम 10 दिन से उड़ान भर रहे हैं। ये बहुत ही उबाऊ है। राक्षस आत्मा का व्यवहार धीरे धीरे किसी मशीनी गुड़िया जैसा नहीं रह गया। वांग हाओ के साथ समय बिताने के बाद राक्षस आत्मा का व्यक्तित्व अधिकाधिक पूर्ण और एक वास्तविक मनुष्य के समान प्रतीत होने लगा। प्राचीन ड्रैगन जाति ब्रह्मांड की सर्वोपरि शत्रु है। संभवतः इस क्षेत्र के बाहर भी कई अन्य शक्तिशाली जातियां हैं जो ड्रैगन जाति की कट्टर शत्रु हैं। अगर मैं जल्दबाजी में गोल्डन ड्रैगन शिप का प्रदर्शन करता हूं तो मैं अंतहीन मुसीबतें खड़ी कर सकता हूं। मुसीबत से बचना ही बेहतर है। ओह, लेकिन इस तरह का रोमांच तो बहुत उबाऊ है, राक्षस ने उदास होकर कहा। राक्षस आत्मा को छोड़ने से पहले वांग हाओ ने पहले ही 3 नियम निर्धारित कर दिए थे। राक्षस आत्मा केवल तभी अपना असली रूप प्रकट करेगी जब वह वांग हाओ के साथ अकेली होगी। सार्वजनिक स्थानों पर या जब बाहरी लोग मौजूद हों तो दानव आत्मा को रोबोट का वेश धारण करना चाहिए और वह अपने हथियार आत्मा होने का रहस्य प्रकट नहीं कर सकती। खोशा.com। सच कहें तो वांग हाओ अभी भी दानव आत्मा की शक्ति से अनजान था। जब वांग हाओ को पहली बार दानव आत्मा प्राप्त हुई तो उसने महसूस किया कि इसकी शक्ति विशाल और अथाह है। अब भी, भले ही वांग हाओ 9वें क्रम के ग्रहीय स्तर पर पहुंच चुका है, फिर भी वह दानव आत्मा की शक्ति का पता नहीं लगा सकता। स्वयं उस राक्षस आत्मा के अनुसार, मेरी शक्ति बहुत अधिक है, बेहतर होगा कि तुम इसे न जानो। इससे तुम डर सकते हो और तुम्हारी मार्शल आर्ट की आकांक्षाओं पर असर पड़ सकता है। वांग हाओ ने उपहास किया। उसके अनुमान के अनुसार दानव आत्मा की वास्तविक आत्मा साधना शक्ति संभवतः डोमेन लॉर्ड स्तर से ऊपर थी, लेकिन क्या वह अमर स्तर पर थी, ये पूरी तरह अनिश्चित था। आत्मा की आभा और प्रतिशोध रानी से निकलने वाले उतार चढ़ाव को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वांग हाओ ने अब तक केवल एक अमर स्तर के प्रतिद्वंद्वी से ही लड़ाई लड़ी है। राक्षस की आत्मा के उतार चढ़ाव की तीव्रता प्रतिशोध की रानी की तुलना में स्पष्ट रूप से उतनी तीव्र नहीं थी। वास्तव में अंतर बहुत बड़ा था। हालांकि वांग हाओ की स्वयं की आत्मिक शक्ति दानव आत्मा की आत्मिक शक्ति से बहुत अलग थी, जिससे वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि स्टॉप। अध्याय 596 फायर हैमर स्क्वाड। धिक्कार है, मैंने नियू गाओ ने कभी ऐसी बेइज्जती नहीं झेली। क्या तुमने उस बच्चे के बारे में कोई छानबीन भी की है? महामहिम, मैंने जांच कर ली है। उस व्यक्ति का नाम वांग हाओ है, उसकी शक्ति 9वें रैंक के शुरुआती स्तर पर है और वह अब गैलेक्सी टीम में शामिल हो गया है। वह ड्रैगन आउल स्टार के मिशन का पता लगाने के लिए उत्तरी तारामंडल की ओर जा रहा है। नियू गाओ पिछले कुछ दिनों से मेडिकल पॉड में आराम कर रहा है। वांग हाओ द्वारा उसकी बाहों के बीच किया गया बड़ा छेद भर गया है, लेकिन उंगली का गोलाकार निशान मिटाना असंभव है। इस अमिट निशान के अलावा नियू गाओ की अपमानित राजसी गरिमा भी है। क्लिक करें टिल्ड। नियू गाओ ने एक ही झटके में मिश्र धातु की मेज का कोना तोड़ दिया। उसके चेहरे पर उदासी कई दिनों से छाई हुई थी और एक मानव सरीसृप द्वारा सार्वजनिक रूप से अपमानित होने के विचार ने उसे शांत होने से रोक रखा था। गैलेक्सी टीम, ये कैसी टीम है? मैंने तो स्टार टीम रैंकिंग के टॉप 100 या टॉप 1000 में भी ये नाम नहीं देखा। काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने घबराकर अपने माथे से पसीना पोंछा। महोदय, वह गैलेक्सी टीम तो बस सबसे निचले पायदान की टीम है, सबसे नीचे नंबर 1 पर। इसलिए ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि आपने उनके बारे में नहीं सुना होगा। स्नैप। नियू गाओ का गुस्सा अचानक भड़क उठा और उसने मिश्र धातु की मेज को तोड़कर चूर चूर कर दिया। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो कि मैं सबसे निचले पायदान के मानव रेंगने वाले जीव को भी नहीं हरा सका? नहीं नहीं मेरे स्वामी, आप बुद्धिमान और शक्तिशाली हैं, बैल वंश के सर्वोपरि प्रतिभाशाली हैं। वह मानव बच्चा तो बस एक कीड़ा है, आप उसे एक उंगली से ही आसानी से कुचल सकते हैं। ... हम गैलेक्सी टीम, ड्रैगन स्टार, बस रुको, मैं आ रहा हूँ। मैं फायर हैमर टीम का उपकप्तान हूँ, 99वें रैंक पर। पिछली बार मेरी लापरवाही थी नियू गाओ, लेकिन इस बार। नियू गाओ ने मुड़कर फायर हैमर टीम के 3 शीर्ष 9वें स्तर के सदस्यों को पकड़ा और एक अंतरिक्ष यान को शियाओलोंग स्टार की ओर उड़ाया। शीर्ष 100 टीमों में से एक होने के नाते फायर हैमर नियमों के अनुसार 100 और सदस्यों की भर्ती कर सकता है, और नियू गाओ के शामिल होने से अब वे पूरी ताकत के साथ खेल रहे हैं। टीम के सभी 100 सदस्य 9वें स्थान के शीर्ष पर हैं।
अहंकारी न्यू गाओ ने ड्यूटी पर रिपोर्ट करने के पहले ही दिन उप कप्तान को चुनौती दी और 100 राउंड से भी कम समय में उसने उप कप्तान को हरा दिया और फायर हैमर टीम के उप कप्तान का पद ग्रहण कर लिया। न्यू गाओ ने शुरू में कप्तान को एक ही झटके में हराने की योजना बनाई थी, लेकिन नियमों के अनुसार कप्तान का चुनाव टीम के सभी सदस्यों द्वारा किया जाना आवश्यक था। एक नवोदित सदस्य होने और किसी से कोई संपर्क न होने के कारण उसे आधे से अधिक समर्थन नहीं मिल सका, इसलिए कप्तान को चुनौती देने का उसका प्रयास अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया। 9वें स्तर के ये तीनों शीर्ष सदस्य बर्बर बुल कबीले के सहयोगी थे, जिनके न्यू गाओ के साथ अच्छे संबंध थे। न्यू गाओ के इरादों का पता चलने पर वे बिना कुछ कहे तुरंत अपनी अपनी जगह पर पहुंच गए और बदला लेने के लिए उसके साथ जाने को तैयार हो गए। फाल्कन अंतरिक्ष यान निर्धारित निर्देशांकों पर एक बंजर ग्रह पर धीरे धीरे उतरा। यह नया खोजा गया ग्रह आकार में पृथ्वी का लगभग 5वां हिस्सा ही है, लेकिन इसका गुरुत्वाकर्षण 3 गुना अधिक शक्तिशाली है। इसके केंद्र का घनत्व स्पष्ट रूप से पृथ्वी की तुलना में कहीं अधिक है। क्योंकि ग्रह का वातावरण मानव श्वसन के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए गैलेक्टिक टीम के सभी सदस्य एक्स्ट्रावेहिकुलर एक्टिविटी EVA सूट पहनते हैं। गैलेक्टिक फेडरेशन द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादित बाह्य अंतरिक्ष लड़ाकू सूटों की तुलना में ये सूट हल्के और अधिक सुरक्षात्मक हैं, जो विभिन्न ब्रह्मांडों के कठोर वातावरण के अनुकूल प्रभावी रूप से ढल जाते हैं। ये अनिवार्य रूप से प्रत्येक टीम के लिए आवश्यक सामरिक उपकरण हैं। अंतरिक्ष यान खंडहरों और मलबे के बीच एक खाली मैदान में उतरा। आसपास का इलाका ढह चुकी विशाल पत्थर की मूर्तियों, सीढ़ियों और गिरी हुई ईंटों और टाइलों से भरा हुआ है। क्योंकि इस ग्रह का वायुमंडल गायब हो चुका है, इसलिए यहाँ की इमारतों के अवशेष काफ़ी अच्छी तरह से संरक्षित हैं, जिनमें से अधिकांश में उनके नष्ट होने के समय के निशान दिखाई देते हैं। मालिक, यहाँ किसी प्रकार की गड़बड़ी के कोई संकेत नहीं है और न ही जीवन के कोई संकेत हैं। चौथे भाई लेई पेंग ने डिटेक्टर पर खोज परिणामों को देखते हुए कहा। तीसरे भाई कियांग ने 3 जांच गेंदें निकाली और उन्हें हवा में फेंक दिया। ये छोटे, संतरे के आकार के काले नुकीले कांटों से ढके गोले गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देते हुए हवा में तैर सकते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य आसपास जीवन के संकेतों का पता लगाना और त्रिआयामी मानचित्र बनाना है। छोटी गेंद की प्रत्येक नोक एक विद्युत चुंबकीय तरंग उत्सर्जित कर सकती है, जो 1 किलोमीटर के दायरे में संपूर्ण दृश्य को तुरंत पकड़ सकती है और क्रिस्टल मस्तिष्क में मौजूद सॉफ्टवेयर का उपयोग करके एक पूर्ण त्रिआयामी मानचित्र तैयार कर सकती है। 10 मिनट बाद 100 मील के दायरे में मौजूद सभी भूभाग को एक उच्च रिजोल्यूशन वाले 3D मानचित्र में अंकित कर दिया गया, जिसका रिजोल्यूशन मानव बाल की मोटाई के 10वें हिस्से के बराबर था। यह मानचित्र सूचना साझा करने वाला है और इसे तुरंत सभी के स्मार्ट सामरिक हेलमेट पर प्रदर्शित करने के लिए भेज दिया जाता है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति के निर्देशांक और महत्वपूर्ण संकेत भी 3D मानचित्र पर प्रदर्शित होते हैं। भाई सनवू, यहाँ एक भूमिगत गुफा का प्रवेश द्वार है और नीचे हल्की ऊर्जा प्रतिक्रिया प्रतीत होती है। 5वें भाई मूकिंग ने अचानक अपने पैरों के पास एक पत्थर की मूर्ति के नीचे आधा मीटर व्यास वाली एक भूमिगत गुफा की खोज की। डिटेक्टर द्वारा भेजी गई जानकारी के अनुसार इस गुफा का प्रवेश द्वार पत्थर की मूर्तियों से अवरुद्ध है और नीचे का स्थान बहुत विशाल होना चाहिए, जिसकी गहराई ज्ञात है। सब लोग सतर्क रहें और नज़र रखें। वांग हाओ, तुम और मैं नीचे जाएंगे। बाकी सब लोग गुफा के बाहर रहें और संपर्क में रहें। कैप्टन सन वो अपने वचन के पक्के थे। आदेश जारी करने के बाद उन्होंने बिना किसी झिझक के सीधे भूमिगत गुफा में प्रवेश किया। वांग हाओ, जो ठीक उसके पीछे था, उसने भी उसका अनुसरण किया। गुफा में प्रवेश करते ही दूर दूर तक एक भी तारे की रोशनी दिखाई नहीं दी और वांग हाओ आपातकालीन बत्तियां जलाने ही वाला था। प्रकाश चमका और पलक झपकते ही गायब हो गया। स्विश टिल्ड। अचानक भूमिगत स्थान से कुछ ही दूरी पर एक काली परछाई तेजी से गुजरती हुई दिखाई दी। लेकिन जब वांग हाओ ने अपनी मानसिक ऊर्जा के जाल का उपयोग करके जांच की तो उसे आसपास कुछ भी असामान्य नहीं मिला। वह काली आकृति पलक झपकते ही गुजर गई और गायब हो गई। केवल वांग हाओ ने उसे देखा, जबकि सुनवू सीमित दृष्टि क्षेत्र के कारण उसे बिल्कुल भी नहीं देख पाए। कैप्टन, मुझे लगता है मैंने अभी अभी एक परछाई को तैरते हुए देखा, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मैं सिर्फ भ्रम में थी। घबराओ मत, पहले मिशन पर घबरा जाना स्वाभाविक है। घबराहट में लोग गलतियां करने की अधिक संभावना रखते हैं और मतिभ्रम और श्रवण मतिभ्रम बहुत आम हैं। मेरे पीछे पीछे आओ। अगर तुम्हें कुछ गड़बड़ लगे और तुम खुद भाग सको तो मुझे बचाने के बारे में सोचना भी मत। अंतरिक्ष में अन्वेषण करना बेहद खतरनाक है, खासकर निर्वात में। यदि आप किसी खतरे का सामना करते हैं और आसपास कोई बचाव सुविधा नहीं है तो आपके पास मरने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। 9वें स्तर का विशेषज्ञ भी इसका अपवाद नहीं है। इसलिए अगर आपको कोई खतरा दिखे तो जितनी जल्दी हो सके भाग निकलें। अपने साथियों को बचाने के चक्कर में खुद को खतरे में न डालें। यह अपने साथियों के प्रति उदासीनता नहीं है, यह आकाशगंगा की शक्ति को बनाए रखने का सवाल है।
हमारी आकाशगंगा में प्रत्येक 9वें स्तर का योद्धा एक अमूल्य युद्ध संसाधन है। एक भी योद्धा का खोना एक बहुत बड़ा झटका है। इसलिए अपने शहीद साथियों की खातिर हमें जीवित रहने का प्रयास करना चाहिए। तभी हम उन नायकों को सम्मान दे पाएंगे जिन्होंने आकाशगंगा के भविष्य के लिए अपना बलिदान दिया। 0 हाईजी स्टॉप। अध्याय 597 विशाल मंदिर। वांग हाओ ने कैप्टन सन वू के शब्दों के बारे में कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं की। ताइवानी उपन्यासों के लिए ताइवान नॉवेल नेटवर्क पर जाएं। TKAN.com। ये बहुत ही शानदार है। हालांकि वे इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं होंगे। वांग हाओ के मन में जीवन हमेशा सर्वोपरि है। अगर उसके साथी खतरे में होते तो वांग हाओ उन्हें बचाने में जरा भी संकोच नहीं करता। तभी वह सोचता कि क्या वह खुद खतरे में पड़ सकता है। अगर वांग हाओ को अपने साथियों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना पड़ता तो उसे अपराधबोध होता। हालांकि वांग हाओ ने ये शब्द जोर से नहीं कहे। 1 घंटे बाद वे दोनों भूमिगत गुफा में 1000 मीटर नीचे उतर चुके थे। गुफा बेहद जटिल और पेचीदा थी। जमीन पर 1 घंटे में हजारों मील की यात्रा की जा सकती थी, लेकिन उतने ही समय में वे दोनों केवल 1000 मीटर ही नीचे उतरे। उन दोनों के इतनी धीमी गति से आगे बढ़ने का कारण ये था कि वांग हाओ ने पता लगाया कि इस भूमिगत स्थान में अभी भी कुछ हमले छिपे हुए हैं। वांग हाओ के पैनी नज़र और दूरदर्शिता के कारण ही वे दोनों रास्ते में आने वाले सभी आक्रमण संरचनाओं से बच पाए। हमें इन आक्रमण संरचनाओं से बचना था, इसीलिए हमें इतना समय लगा। इसी क्षण उन दोनों के सामने एक विशाल स्थान प्रकट हुआ और उनके चरणों में एक भव्य और प्रभावशाली मंदिर प्रकट हुआ। जैसे ही दोनों नीचे उतरे, हवा में एक रहस्यमय अवरोध प्रकट होता हुआ प्रतीत हुआ, मानो एक पारदर्शी कांच का अवरोध उनके पैरों के नीचे के विशाल स्थान को अलग कर रहा हो। वांग हाओ, थोड़ा पीछे हट जाओ, मुझे इस अवरोध में सेंध लगाने का मौका दो। वांग हाओ को तितर-बितर होने का इशारा करने के लिए हाथ हिलाने के बाद सन वू ने अपने बैग से एक मिश्र धातु का सैन्य चाकू निकाला, नीचे बैठ गया और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए चाकू की नोक को अपने पैरों के नीचे पारदर्शी अवरोध पर जोर से मारा। मवाह टिल्ड। पानी के बुलबुले उठने जैसी आवाज आई, लेकिन उनके पैरों के नीचे की बाधा बिल्कुल स्थिर रही। इसी क्षण वांग हाओ ने कुछ असामान्य देखा। ऐसा प्रतीत हुआ कि अवरोध के नीचे एक भयानक ऊर्जा छिपी हुई है। रुको कप्तान, तोड़फोड़ बंद करो। अगर तुम तोड़फोड़ करते रहे तो हम सब यहीं मर सकते हैं, वांग हाओ ने गंभीरता से कहा। जैसे ही सन वू बाधा से टकराया, वांग हाओ ने महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे की विशाल ऊर्जा सक्रिय हो गई है। अवरोध की सतह से ऊर्जा की तरंगें बाहर की ओर विकीर्ण हो रही थीं, लेकिन आम लोगों के लिए इसमें कुछ भी गड़बड़ महसूस करना मुश्किल था। हालांकि वांग हाओ ऊर्जा परिवर्तनों के प्रति असाधारण रूप से संवेदनशील थे और उन्होंने इन सूक्ष्म बदलावों को तुरंत महसूस कर लिया। क्या तुम्हें कुछ पता चला? सन वू ने अपना हमला रोक दिया और वांग हाओ की ओर देखा। वांग हाओ गंभीर मुद्रा में दिखे और उन्होंने अपने से 1000 फीट नीचे स्थित विशाल मंदिर के शिखर की ओर इशारा किया। मंदिर के शिखर पर एक विशाल गोला था जो सूर्य की तरह नारंगी रंग के प्रभामंडल से चमक रहा था। इसी विशाल गोले से भारी मात्रा में ऊर्जा हल्की हल्की मात्रा में उत्सर्जित हुई, जिससे उनके पैरों के नीचे अदृश्य अवरोध बना रहा। वांग हाओ ने धीमी आवाज में कहा, उस ऊर्जा के गोले में बेहद भयानक ऊर्जा समाई हुई है। अभी जब तुम अवरोध तोड़ रहे थे तब मुझे महसूस हुआ कि ऊर्जा का गोला बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। एक बार यह ऊर्जा मुक्त हो गई तो हम दोनों निश्चित रूप से मर जाएंगे। वांग हाओ भी बेहद हैरान था। नीचे मौजूद विशाल ऊर्जा के गोले में समाहित ऊर्जा को देखते हुए ये संभवतः 10 अमर शक्तिशाली व्यक्तियों के शरीरों में संयुक्त रूप से समाहित ऊर्जा के 1% से भी कम थी। अभी अभी उत्सर्जित ऊर्जा की तरंगें एक अमर शक्तिशाली प्राणी के हमले की ऊर्जा के बराबर हैं। उफ, शुक्र है कि तुम्हें समय पर पता चल गया। सन वू ने अपना सैन्य चाकू रख दिया। उसके चेहरे से पसीने की बूंदें धीरे धीरे टपक रही थीं। शुक्र है इस बार तुम मेरे साथ थे, वरना अगर मैं अकेला होता तो शायद चीजें इतनी आसानी से नहीं हो पाती। सन वू ने कहा, साथ ही वांग हाओ के रहस्यमय स्वभाव में गहरी दिलचस्पी भी दिखाए। वांग हाओ ने तारों की शक्ति को एक ही बल में एकत्रित करने का प्रयास किया और फिर अपने पैरों के नीचे मौजूद अवरोध को पार करने का प्रयास किया। साथ ही गठन की संरचना को सावधानीपूर्वक महसूस किया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वांग हाओ को अचानक एक विचार आया और वह अपने पैरों के नीचे मौजूद अवरोध और संरचना को तोड़ने की कोशिश करना चाहता था। वांग हाओ ने पहले से ही मंत्रों और संरचनाओं का काफ़ी अच्छी तरह से अध्ययन किया था और काले मनके के पिछले मालिक मोदी की यादों के साथ उसे संरचनाओं की बुनियादी समझ भी थी। हालांकि वांग हाओ अभी भी बड़े पैमाने पर कोई सैन्य संरचना स्थापित नहीं कर सका। हालांकि उस संरचना में कमजोर बिंदु ढूंढना और फिर उसे तोड़ना उतना मुश्किल नहीं है। यह एक खूबसूरत कलाकृति की तरह है जिसे बनाना बहुत मुश्किल है लेकिन नष्ट करना बहुत आसान है। यही सिद्धांत संरचनाओं पर भी लागू होता है। किसी एरे को सेटअप करना किसी खूबसूरत कलाकृति को बनाने से कम कठिन नहीं है। इसके अलावा इस संरचना को नष्ट करना और भी मुश्किल है।
हालांकि वान हाओ के पास ये प्रतिभा है। अगर आपसे पूछा जाए कि यह प्रतिभा कहाँ से आई, मुझे लगता है कि इसका श्रेय काफ़ी हद तक वान हाओ की लगन के साथ साथ धैर्य और समस्याओं को पहचानने और समाधान खोजने की उनकी क्षमता को जाता है, जिसे उन्होंने अपनी युवावस्था में 10 से अधिक वर्षों के इलेक्ट्रॉनिक मरम्मत कार्य के दौरान विकसित किया था। अब वान हाओ के चेतना सागर में एक रहस्यमय काला मन का अकेला तैरता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके अलावा वह बिल्कुल खाली है। राक्षस की पद्धति का अनुसरण करते हुए वान हाओ ने अपने पैरों के नीचे मौजूद अवरोध की सबसे विस्तृत जांच करने के लिए काले मनके के भीतर मौजूद तारा शक्ति को अपनी मानसिक ऊर्जा के रूप में उपयोग करना शुरू कर दिया। जांच प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही है जैसे कोई डॉक्टर किसी मरीज की पूरी शारीरिक जांच करता है। वान हाओ का लक्ष्य फॉर्मेशन में खामियों या कमजोरियों को ढूंढना था, फिर ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करके इसे क्रैक करें। आधे घंटे बाद वान हाओ ने धीरे से सिर हिलाया। वान हाओ ने नीचे की बाधा में कमजोर बिंदु ढूंढ लिया है। चूंकि यह प्राचीन अवरोध सैकड़ों वर्षों से कायम है, इसलिए समय बीतने और भूवैज्ञानिक संरचना में बदलाव के साथ इस संरचना में खामियां आना या यहाँ तक कि ढह जाना तय है। वान हाओ द्वारा बार बार जांच करने के बाद आखिरकार उन्हें संरचना के 3 अलग अलग हिस्से मिले। ये तीनों स्थान ऐसे हैं जहां ये संरचना आसपास की पत्थर की दीवारों से मिलती है। ऐसा प्रतीत होता है कि भूपरपटी की हलचल के कारण निर्माण का आधार फट गया है, जिसके कारण निर्माण के कुछ पैटर्न में विचलन आ गया है। इसके अलावा अपनी उम्र के कारण लाखों वर्षों तक संरक्षित रहने के बाद ये संरचना काफ़ी नाजुक हो गई है। लेकिन इतना नाजुक होने के बावजूद यह ऐसी चीज़ नहीं है जिसे कोई साधारण गृह स्तरीय प्राणी आसानी से नष्ट कर सके। इसके अलावा ओम को पर मौजूद संरचना में कई छिपे हुए तंत्र और जाल मौजूद हैं। लापरवाही से इसे नष्ट करने से पूरे मंदिर के खंडहर पूरी तरह से नष्ट हो सकते हैं। वान हाओ और उसका साथी भी खतरे में फंस जाएंगे और परिणामस्वरूप उनकी जान भी जा सकती है। इस रणनीति में 3 कमजोर बिंदु हैं। चलो इनमें से एक को चुनकर उसे तोड़ देते हैं ताकि हम सीधे नीचे जा सकें। वान हाओ के बोलते ही उसने अपने विचारानुसार एक काला फेंकने वाला चाकू निकाला। एक ही झटके में वह चाकू तेजी से उसके सामने 50 मीटर दूर एक दीवार की ओर उड़ गया। ये दीवार एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है, जिसकी सतह पर पक्षियों और जानवरों की सुंदर आकृतियां उकेरी गई हैं। सजावट के अलावा यह नीचे स्थित संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। जैसे ही उड़ता हुआ चाकू दीवार को भेदते हुए आगे बढ़ा, काले पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा टूटकर अलग हो गया। उड़ता हुआ चाकू अपनी गति जारी रखते हुए पत्थर की दीवार को भेदता हुआ आगे बढ़ा और उसके अंदर छिपी हुई सरनी रेखाओं को भी काट डाला। अगर यहाँ की संरचना क्षीण न हुई होती तो वान हाओ के उड़ते हुए चाकू दीवार को छू भी नहीं पाते। सरनी की सतह पर मौजूद सुरक्षात्मक कवच ही उड़ने वाले चाकुओं को बाहर रखने के लिए पर्याप्त है। स्टॉप। हालांकि लाखों वर्षों के बाद इस संरचना में 3 छेद दिखाई दिए हैं। इस खामी को सटीक रूप से पहचानते हुए वान हाओ ने अपने उड़ने वाले चाकू का उपयोग करके अंदर के सरनी पैटर्न को और अधिक काट दिया, जिससे सुरक्षात्मक ढाल में छेद का क्षेत्र बढ़ गया। बिल्कुल सही। जैसे ही वान हाओ ने अपने उड़ने वाले चाकू का इस्तेमाल करके पत्थर की दीवार के अंदर बने सरनी पैटर्न को काटा, पत्थर की दीवार के 10 मीटर के दायरे में मौजूद सुरक्षात्मक अवरोध एक पल के लिए हिल गया और फिर तुरंत ढह गया। ठीक है, सुरक्षा घेरा टूट गया है, अब हम अंदर जा सकते हैं। वान हाओ ने अपना उड़ने वाला चाकू वापस लेने के बाद सन वू से कहा। सुन वू ये देखकर चकित रह गया कि वान हाओ ने महज एक उड़ते हुए चाकू से प्राचीन संरचना को आसानी से तोड़ दिया था। वान हाओ, क्या आपको वास्तव में प्राचीन संरचनाओं के बारे में जानकारी है? वान हाओ ने न तो सहमति जताई और न ही असहमति, बल्कि हल्के से सिर हिलाया। मुझे थोड़ा समझ आ गया। चलो जल्दी से नीचे चलते हैं, कहीं नीचे की चट्टानें ढह न जाएं। ये मंदिर के खंडहर बहुत पुराने हैं। हालांकि ये चट्टानों से सुरक्षित हैं, लेकिन इनकी आंतरिक संरचना शायद पहले से ही सड़ चुकी है। अगर ये चट्टानें सुरक्षा खो दें तो ये पल भर में ढहकर मलबे के ढेर में बदल सकते हैं। सुन वू ने सिर हिलाया और वान हाओ के रहस्यमय स्वभाव के बारे में उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। वान हाओ के नेतृत्व में दोनों झटपट विशाल मंदिर के प्रवेश द्वार में घुस गए। इस समय वे दोनों विशाल मंदिर के प्रवेश द्वार पर खड़े थे, भव्य इमारत को ऊपर की ओर देख रहे थे और दोनों विस्मय से भरे हुए थे। यह विशाल मंदिर 1000 फीट से कम ऊंचा नहीं है और इसका मुख्य द्वार ही 3000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है। पूरा मंदिर एक अज्ञात काले विशालकाय पत्थर से बना था, जिसका प्रत्येक पत्थर कम से कम 100 टन का था। पत्थरों के बीच लगभग कोई जगह नहीं थी, इतनी कम कि उसमें स्टील की सुई भी नहीं डाली जा सकती थी। ये सचमुच शिल्प कौशल का एक अद्भुत नमूना था, मनमोहक। उस विशाल काले धातु के द्वार के सामने खड़े होकर वान हाओ खुद को एक चींटी जितना छोटा और महत्वहीन महसूस कर रहा था। मुझे कोशिश करने दो। अपने सामने विशाल लोहे का द्वार देखकर सन तजू उसे आजमाने के लिए उत्सुक हो गया। क्लिक टिल्ड क्लिक। उसकी हड्डियों से लगातार चटकने और फूटने की आवाज़ें आने के बाद सन वू का पूरा शरीर तेजी से फैल गया, मानो उसे गुब्बारे की तरह फुलाया जा रहा हो।
पलक झपकते ही उस व्यक्ति की लंबाई 100 मीटर तक बढ़ गई और उसके पीछे से 300 मीटर लंबी एक विशाल पूंछ निकल आई। उसकी दोनों जांघें उसके ऊपरी शरीर के अनुपात में बिल्कुल नहीं थीं और मोटी मांसपेशियां उसके लड़ाकू सूट को भी खींच रही थीं। उसके बड़े पैरों में टायरेनोसॉरस रेक्स जैसी उंगलियां हो गईं और उस व्यक्ति के शरीर का आकार एक पूर्ण त्रिकोण में बदल गया, जिसका निचला हिस्सा लगभग पूरी तरह से टायरेनोसॉरस रेक्स में रूपांतरित हो गया था। हालांकि सन तजू के शरीर का ऊपरी हिस्सा मानवीय रूप जैसा ही था, सिवाय इसके कि उनकी त्वचा बेहद काली हो गई थी और उनके बड़े खुरदुरे हाथ मोटी कठोर त्वचा से ढके हुए थे। वाह, ये तो बहुत बड़ा है। वांग हाओ ने सन वू की ओर देखा। ये पहली बार था जब उसने किसी इंसान को इतने विशाल आकार में बढ़ते हुए देखा था। हालांकि 100 मीटर लंबा सन वू 3000 मीटर ऊंचे विशाल लोहे के द्वार की तुलना में अविश्वसनीय रूप से छोटा दिखता था, फिर भी उसके सामने एक जीवित मानव शरीर का 100 गुना बड़ा हो जाना दृश्य प्रभाव के लिए अविश्वसनीय रूप से चौंकाने वाला था। वांग हाओ, हट जाओ, मैं इस विशाल दरवाजे को धक्का देकर खोलने की कोशिश करता हूँ। सन वू ने अपनी आवाज़ को धीमा रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन खाली जगह में भी यह बिजली की कड़क की तरह गूंजी, इतनी तेज कि लोगों के कान के पर्दे फटने वाले थे। वांग हाओ शांत और संयमित रहे। उन्होंने हवा में छलांग लगाई और 500 मीटर दूर जाकर गिरे। मुझे आश्चर्य होता है कि जब कप्तान अपनी पूरी ताकत लगा देता है तो वह कितनी भयानक शक्ति हासिल कर सकता है। वांग हाओ ने सन वू को ध्यान से देखा। इस समय सन वू शांत और संयमित रहा। उसने अपने पैरों को मजबूती से जमाया, अपने हाथों पर थूका, अपनी मुट्ठियों को आपस में रगड़ा, एक गहरी सांस ली और फिर अपने दोनों विशाल हाथों को बलपूर्वक विशाल लोहे के द्वार की ओर बढ़ाया। मेरे लिए इसे खोल दो। सन वू ने अपनी पूरी ताकत जुटाई, उसकी आंतरिक ऊर्जा उमड़ पड़ी और उसके पैर बेताब होकर जमीन पर टिक गए। भयानक शक्ति उसकी मोटी जांघों से उसकी कमर, पीठ, कंधों, बाहों और अंत में उसके विशाल हाथों तक प्रवाहित हुई। उसकी मांसपेशियां पल भर में फूल गईं, इतनी सख्त हो गईं मानो वे स्टील की बनी हों, खासकर उसकी बाहें, जो अपने मूल आकार से कई गुना बड़ी हो गईं और एक ट्रेन के डिब्बे से भी मोटी हो गईं। उस क्षण सन वू द्वारा प्रकट की गई भयावह शक्ति एक पहाड़ को भी हिला देने के लिए पर्याप्त थी। क्लिक करें टिल्ड। लोहे का विशाल द्वार थोड़ा सा खुल गया। उस क्षण वांग हाओ ने अपनी सांस रोक ली। हालांकि काफी समय बाद भी यह अंतर बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। सन वू की मांसपेशियां बुरी तरह पसीने से भीगी हुई थीं, मानो मूसलाधार बारिश हो रही हो, और उनकी मांसपेशियां अनियंत्रित रूप से कांप रही थीं। स्पष्ट रूप से उन्होंने बहुत अधिक बल लगाया था और उनकी मांसपेशियां अकड़ने लगी थीं। आखिरकार मानवता की नींव खोखली है। बाहरी कारकों से प्रेरित जीन प्रौद्योगिकी भले ही मानवीय क्षमता को उजागर कर सकती है, लेकिन यह मानव वंश में मौलिक सुधार नहीं ला सकती। सुन वू को आकाशगंगा में मनुष्यों के बीच 97 के जीन स्कोर के साथ एक असाधारण प्रतिभाशाली माना जाता है। हालांकि ए लेवल टायरेनोसॉरस रेक्स जीन और परिपूर्ण रूपांतरण क्षमता प्राप्त करने और अपनी लंबाई में 100 गुना वृद्धि करने के बावजूद वह अभी भी कमजोर मानवीय आधार से छुटकारा नहीं पा सका। अंततः बात यहीं आकर रुक जाती है कि मानव वंश बहुत कमजोर है। 15 मिनट तक संघर्ष करने के बाद सन वू हौंफते हुए जमीन पर गिर पड़ी। उसकी छाती जोर जोर से धड़क रही थी और उसके शरीर से मूसलाधार बारिश की तरह पसीना बह रहा था जो जमीन पर टपक रहा था। उफ, धिक्कार है, इस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा है, मुझे अभी तक इसकी आदत नहीं पड़ी है, वरना मैं इतनी मुश्किल में न होता। बस थोड़ा सा और बस थोड़ा सा और लोहे का द्वार खुल जाएगा। उफ, बस थोड़ा सा और। सन वू हौंफ रही थी, पूरी तरह से थक चुकी थी और दरवाजा खोलने के लिए धक्का देने से पहले थोड़ी देर आराम करने वाली थी। इसके बाद वांग हाओ लोहे के फाटक की ओर चले और अपना हाथ उस विशाल लोहे के फाटक पर रख दिया। वांग हाओ, इस लोहे के द्वार का वजन कम से कम 10 अरब जिन है। सामान्य गुरुत्वाकर्षण में मैं 8 अरब जिन का बल लगा सकता हूँ, लेकिन इस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक है। मैंने अभी अपनी पूरी कोशिश की और केवल 7 अरब जिन का बल ही लगा पाया। मुझे थोड़ा आराम करने दो, फिर कोशिश करता हूँ। अगर फिर भी काम नहीं बना तो हमें दूसरे तरीके सोचने पड़ेंगे। सन वू परेशान लग रही थी और उठने की तैयारी कर रही थी। लोहे के गेट पर मौजूद सतह को छूने के बाद वांग हाओ के चेहरे पर अचानक एक धूर्त मुस्कान आ गई। कैप्टन सन, थोड़ा आराम कीजिए। इस लोहे के गेट को खोलना मुश्किल नहीं है, मुझे कोशिश करने दीजिए। अभी अभी वांग हाओ ने जब उस विशाल लोहे के गेट को छुआ तो वह ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि पूरा गेट काले लोहे के एक ही टुकड़े से बना था। मोजी की स्मृति के अनुसार ये 7 स्टार ब्लैक आयरन उच्च श्रेणी का था और उच्च स्तरीय हथियारों के निर्माण के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री थी। वह साधारण 9 सितारा हथियार बनाने में पूरी तरह सक्षम है और कुछ बहुमूल्य सामग्रियों के संयोजन से वह एक पवित्र कलाकृति भी बना सकता है। जहां तक पौराणिक अर्ध दिव्य कलाकृतियों की बात है, वह तो बिल्कुल असंभव है। ये देखकर कि वांग हाओ कोशिश करना चाहता था, सन वू उसे केवल एक गंभीर चेतावनी ही दे सका।
वांग हाओ, ज्यादा बल मत लगाओ, यहाँ गुरुत्वाकर्षण बहुत प्रबल है, सावधान रहो, कहीं तुम्हारे आंतरिक अंगों को चोट न लग जाए। चिंता मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। वांग हाओ ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया। कुछ देर रुकने के बाद वांग हाओ ने अपने हाथ लोहे के गेट पर रखे और फिर गहरी सांस ली। स्टॉप। अध्याय 599 12 दिव्य शस्त्रों की प्राप्ति। इसे पी लो, मेरे लिए इसे खोल दो। वांग हाओ ने अपनी पूरी ताकत अपनी बाहों में समेटते हुए दहाड़ लगाई और फिर दोनों हथेलियों से विशाल द्वार की ओर धक्का दिया। चीची टिल्ड। सन वू की अविश्वास भरी निगाहों के बीच वांग हाओ ने धीरे धीरे विशाल दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। ओह, सन वू ने मुश्किल से अपनी बात कही। उसकी निगाहें वांग हाओ पर किसी छुरी की तरह टिकी थीं, मानो वह वांग हाओ को वहीं चीरफाड़ कर देना चाहता हो। सन तजू के विचार में मांसपेशियां जितनी बड़ी होंगी, शक्ति उतनी ही अधिक होगी। खुद को ही उदाहरण के तौर पर लीजिए। मानव शरीर के साथ वह अधिकतम दसियों मिलियन किलोग्राम का बल ही लगा सकता है, लेकिन टायरानोसोरस रेक्स में परिवर्तित होने के बाद वह 8 अरब किलोग्राम का बल लगा सकता है। हालांकि वांग हाओ को आश्चर्य हुआ कि उसने अपने साधारण मानव शरीर से ही इस विशाल लोहे के द्वार को खोल दिया, जिसका वजन कम से कम 10 अरब किलोग्राम था। इसके अलावा वांग हाओ के प्रदर्शन को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वह अपना पूरा प्रयास कर रहा था। उस क्षण ऐसा लगा मानो सन तजू पर बिजली गिर गई हो, जिससे वह स्तब्ध और अवाक रह गए। विशाल द्वार 2 मीटर तक खुल गया और वांग हाओ अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वह वापस आया, जमीन पर अचेत अवस्था में बैठे सन वू को देखा और बोला, कैप्टन, अंदर कोई खतरा नहीं है, चलिए जल्दी से अंदर चलते हैं और खजाना ढूंढते हैं। वांग हाओ के बोलने के बाद वह एक बार फिर विशाल द्वार के भीतर गायब हो गया। कुछ देर बाद, धिक्कार है, सन वू को आखिरकार होश आया और फिर वह अपने मानव रूप में वापस आ गया। धिक्कार है वांग हाओ, तुम इंसान हो या राक्षस। मानव रूप धारण करने के बाद सन वू विशाल द्वार के पीछे की ओर बढ़ गया। मानव शरीर में वापस परिवर्तित होने के बाद सन वू का बाह्य वाहन युद्धक सूट पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं लग रहा था और उस पर फटने या टूटने का कोई निशान नहीं था। यह अभी भी त्वचा से मजबूती से जुड़ा हुआ था और हेलमेट और श्वसन प्रणाली दोनों पूरी तरह से सही ढंग से काम कर रहे थे। प्राचीन तकनीक से निर्मित ये बाह्य वाहन युद्धक सूट इतना दुर्जेय है कि यह उपयोगकर्ता के जीवन की रक्षा ब्रह्मांड के सबसे कठोर वातावरण में भी कर सकता है। मंदिर में प्रवेश करते ही जो दिखाई देता है वह एक खुली वेदी प्रतीत होती है। वेदी के चारों ओर काले कवच पहने योद्धाओं की 12 विशाल मूर्तियां खड़ी थीं। इन योद्धाओं की सभी मूर्तियां 2000 मीटर से अधिक ऊंची हैं और यहां तक कि उनके कवच की एक एक प्लेट भी वांग हाओ से एक सिर ऊंची है। बारीकी से देखने पर पता चलता है कि प्रत्येक योद्धा की मूर्ति में कवच की शैली तो एक जैसी है, लेकिन उनके हथियार और चेहरे की विशेषताएं अलग अलग हैं। ऐसा लगता है कि यह प्राचीन काल की किसी शक्तिशाली जाति के पुजारी का मंदिर है। मैंने सुना है कि अन्य टीमों ने भी पहले इस तरह की वेदी खोजी हैं। इस तरह की वेदी वाले स्थानों पर आमतौर पर बलि की वस्तुएं और खजाने प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। लगता है कि इस बार हमें मालामाल होने वाला है। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि इस मुख्य हॉल, खाली वेदी और 12 विशाल पत्थर के योद्धाओं की मूर्तियों के अलावा यहाँ कोई खजाना नहीं है। वांग हाओ ने चारों ओर देखा, उसका चेहरा संदेह से भरा हुआ था। वांग हाओ की बातें सुनकर सन वू शर्म से लाल हो गया और उसने स्थिति को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, बेशक ऐसा संभव है कि कोई पहले ही वहां पहुंचकर सारा खजाना लूट चुका हो। शायद अफवाहें पूरी तरह सच न हों। दोनों कुछ देर तक इधर उधर भटकते रहे, पूरे हॉल को उलट पुलट कर दिया, लेकिन फिर भी उन्हें एक भी बाल नहीं मिला। धिक्कार है, कितनी बुरी किस्मत है। लगता है इस जगह को लूट लिया गया है, एक भी खजाना नहीं बचा। हमारा जासूसी मिशन पूरा हो गया है। वीडियो फुटेज इकट्ठा करने और नक्शा बनाने के बाद चलिए वापस चलते हैं। सन वू ने 3 जांच गेंदें निकाली और उन्हें हवा में फेंक दिया। तीनों जांच गेंदों ने तुरंत मंदिर का त्रिआयामी नक्शा बनाना शुरू कर दिया और उसकी ऊंचाई और निर्देशांक निर्धारित करने लगीं। इस समय वांग हाओ की निगाहें 12 विशाल योद्धाओं की पत्थर की मूर्तियों पर टिकी हुई थीं। रुको कप्तान, देखो, उन योद्धाओं की पत्थर की मूर्तियों के हथियार पत्थर के बने हुए नहीं लगते। वे तो काफी अच्छे दिव्य हथियार लगते हैं, कम से कम पवित्र कलाकृतियां तो हैं। वांग हाओ की नज़र बहुत तेज थी। उसने तुरंत देखा कि 12 विशाल योद्धाओं की पत्थर की मूर्तियां पत्थर से तराशी गई थीं, लेकिन उनके हाथ में मौजूद हथियार धातु से बने थे। वांग हाओ की विशेषज्ञता के आधार पर वह केवल इतना ही निर्धारित कर सका कि ये हथियार कम से कम पवित्र कलाकृतियों के स्तर के दिव्य हथियार थे। उनके विशिष्ट स्तरों के बारे में जानने के लिए उसे उनकी सावधानीपूर्वक जांच करनी होगी। वांग हाओ द्वारा याद दिलाए जाने के बाद सन वू ने भी वांग हाओ की दृष्टि का अनुसरण करते हुए 12 विशाल योद्धा पत्थर की मूर्तियों की ओर देखा। वाह, तुम्हारी नज़र तो बहुत तेज है बच्चे, तुमने ये भी देख लिया।
सनवू बेफिक्र होकर पास की विशाल योद्धा की पत्थर की मूर्ति की ओर चल पड़ा। यह विशालकाय पत्थर का योद्धा एक विशाल तलवार पकड़े हुए है। यह विशाल तलवार 1000 मीटर से भी अधिक लंबी है, जिसमें अकेले मुट्ठी कम से कम 2 या 300 मीटर लंबी है और तलवार की चौड़ाई पूरे 60 मीटर है। सन तजू ने विशाल तलवार को उठाने की कोशिश की, लेकिन लंबे समय तक कोशिश करने के बाद उन्हें निराशा में हार माननी पड़ी। ये हथियार बहुत विशाल हैं, हमारे अंतरिक्ष यान की लंबाई से कहीं अधिक। मुझे डर है कि हम इन दिव्य हथियारों को हिला भी नहीं पाएंगे, सनवू ने निराशा से कहा। जैसे ही सुनवू ने वांग हाओ की ओर मुड़कर देखा, उसने देखा कि वांग हाओ 800 मीटर ऊंचे एक विशाल लोहे के हथौड़े को अपने हाथों के बीच आगे पीछे घुमा रहा था, मानो वह सकस का विदूषक हो। धिक्कार है वांग हाओ, तुम तो राक्षस हो। तुम्हारी दिव्य शक्ति मेरी पहुंच से परे है, यहाँ तक कि मैं, सनवू भी, हार मान लूंगा। वांग हाओ जब हथौड़े से खेलते खेलते थक गया तो उसने अचानक उस बड़े लोहे के हथौड़े को हवा में उछाल दिया। जैसे ही हथौड़ा जमीन पर गिरने लगा, मानो वह हवा में गायब हो गया हो। वांग हाओ ने पहले ही विशाल लोहे के हथौड़े को एजियो ड्रैगन रिंग में रख दिया है। फिर उन्होंने अपना ध्यान एक विशाल योद्धा की अगली पत्थर की मूर्ति पर केंद्रित किया, और इस तरह वांग हाओ गोल गोल घूमता रहा और अंत में 12 विशाल पत्थर के योद्धाओं की मूर्तियों के हाथों में मौजूद सभी हथियार वांग हाओ की नीले ड्रैगन रिंग में एकत्रित हो गए। एक तरफ खड़े सनवू के चेहरे की मांसपेशियां फड़क रही थीं और उसकी आंखें चौड़ी खुली हुई थीं। तुम धिक्कार है, तुम्हारे पास वह पौराणिक स्थानिक अंगूठी नहीं है ना? सुनवू ने बड़ी मुश्किल से अपनी बात कही। क्या तुम्हारे पास एक भी नहीं है? वांग हाओ ने सुनवू को ऐसे देखा जैसे वह कोई अजनबी हो और सुनवू लगभग जमीन पर गिर पड़ा। बड़ी मुश्किल से उठकर उसने राहत की सांस ली। दूसरों से अपनी तुलना करना बहुत निराशाजनक है। एक स्पेशियल रिंग एक बेहद कीमती खजाना है जिसके बारे में आप सिर्फ सपने ही देख सकते हैं। हम जैसे लोग, जब तक कि हम असाधारण रूप से भाग्यशाली न हो, शायद अपने पूरे जीवन में इसे कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। आप वाकई भाग्यशाली हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप चुपचाप रहें। अगर दूसरे शक्तिशाली कुलों को पता चल गया कि आपके पास स्पेशियल रिंग है तो उनके इरादे जरूर बुरे होंगे। वांग हाओ ने सिर हिलाया। वह इस सिद्धांत को समझता था कि खजाना रखना अपराध हो सकता है। 12 विशालकाय हथियारों को इकट्ठा करने के बाद वांग हाओ ने अपनी निगाहें 2 विशाल लोहे के फाटकों पर केंद्रित कर लीं। इन 2 विशालकाय लोहे के फाटकों में कुल मिलाकर 20 अरब कैटी से कम 7 स्टार मिस्टिक आयरन नहीं है और इनका मूल्य अतुलनीय है। अगर इनका इस्तेमाल फेंकने वाले चाकू बनाने में किया जाए तो 1 करोड़ भी काफ़ी होंगे। हालांकि लोहे के दोनों दरवाजे दोनों तरफ की दीवारों में मजबूती से जड़े हुए थे और बहुत ही टिकाऊ थे। वांग हाओ के लिए केवल अपनी ताकत से उन्हें हटाना बेहद मुश्किल होगा। इस स्थिति में वांग हाओ का समाधान इसे जला देना था। तुरंत ही वांग हाओ ने अपना मुंह खोला और एक काला अग्नि गोला थूका जो तेजी से फैल गया और तुरंत ही विशाल दरवाजों में से एक के संपर्क बिंदु को प्रज्वलित कर दिया। स्टॉप्ड। अध्याय 600 मोती कबीले के मोजी। विनाशकारी काली लपटों में 1 घंटे तक लगातार जलने के बाद 7 सितारा काले लोहे से बना लोहे का द्वार मंदिर से बाहर की ओर गड़गड़ाने और ढहने लगा। जैसे ही विशालकाय द्वार ढह गया, अचानक हॉल के बाहर एक काली आकृति प्रकट हुई। उसकी आकृति भूत जैसी थी और उसने अचानक मुट्ठी बढ़ाकर विशालकाय द्वार की ओर जोरदार प्रहार किया। धड़ाम तिल्द। जब इस मूके ने 3000 मीटर ऊंचे विशाल लोहे के गेट पर प्रहार किया तो वह कांच के टुकड़े की तरह चकनाचूर हो गया और अनगिनत विशाल लोहे के टुकड़ों में बिखर गया जो चारों दिशाओं में फैल गए। जब वह आकृति रुकी तभी वांग हाओ और उसके साथी को उस व्यक्ति की शक्ल सूरत साफ साफ दिखाई दी। ये 4 मीटर से भी अधिक लंबा एक दैत्य है जिसका शरीर गहरे धात्विक चमक से दमकता है। उसने मगरमच्छ की खाल से बनी शॉर्ट्स पहनी हुई है, नंगे पैर है और उसका ऊपरी शरीर भी नंगा है जिससे उसका भयानक शरीर प्रकट होता है। हालांकि इस विशालकाय जीव के रूप रंग को देखकर लगता है कि यह मनुष्य से बहुत अलग नहीं है। इसकी भी 2 आंखें, 1 नाक, 1 मुंह, 2 हाथ और 2 पैर हैं। इसकी ऊंचाई और त्वचा का रंग बेहद विचित्र होने के अलावा यह मनुष्य से काफी मिलता जुलता है। धिक्कार है, ये तो मोटे कबीले का योद्धा है जो परलोक से परे की शक्तिशाली जातियों में सबसे बलशाली शरीर संशोधन योद्धा के रूप में जाना जाता है। वांग हाओ, भागो, ये व्यक्ति हमारी क्षमता से परे है। सनवू, जो ज्ञानवान और अनुभवी था, ने तुरंत उस रहस्यमयी दैत्य के स्रोत को पहचान लिया। वह कांप उठा। अपनी चरम शक्ति पर भी आयनफोज कबीले के योद्धाओं का सामना करने पर उसके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मोटे कबीले के बारे में कहा जाता है कि उन्हें प्राचीन वंश विरासत में मिला है। कबीले का हर सदस्य बाघों और तेंदुओं को चीर फाड़ करने की क्षमता के साथ पैदा होता है। 9वें रैंक के शिखर पर पहुंचने के बाद वे सैकड़ों अरब जिन की भयानक शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अल्फा ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली शरीर सुधार करने वाले कबीले भी 9वें रैंक पर पहुंचे मोटे कबीले के योद्धा को देखकर दुम दबाकर भाग जाएंगे।
हालांकि मंदिर से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता मोती दानव द्वारा अवरुद्ध था, इसलिए अगर वे दोनों भागना भी चाहते तो उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। तुम सब मरने के लायक हो। तुमने हमारे पूर्वजों की वेदी का अपमान किया है, तुम सब मरने के लायक हो। मोती नाम का दानव गुस्से से दहाड़ते हुए सन वू और वान हाओ की ओर दौड़ा। जैसे ही वह भागा, जमीन बुरी तरह हिलने लगी, मानो धरती कांप रही हो। हालांकि मोटी जनजाति आकार में बड़ी है, लेकिन वे बहुत फुर्तीले हैं। क्योंकि वे प्राचीन वंश से आते हैं और शरीर को निखारने के लिए जन्मजात जुनूनी होते हैं, इसलिए प्रत्येक मोट योद्धा जन्मजात हत्यारा होता है। जैसे ही वह विशालकाय दानव उसकी ओर बढ़ा, सन वू की मांसपेशियां तन गईं और फड़कने लगीं, और वह तो बचने के बारे में भी भूल गया। इस समय वान हाओ शांत रहा और उसने तुरंत 1000 काले फेंकने वाले चाकू बुला लिए। पलक झपकते ही उसने चाकू फेंकने की तकनीक स्टार ब्रेकर में अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन किया। जैसे ही स्टार ब्रेकर प्रकट हुआ, टिड्डियों की तरह अनगिनत काले उड़ने वाले चाकू आकाश में फैल गए और लोहे के विशालकाय टावर पर हमला कर दिया। पल भर में ये फेंकने वाले चाकू एक विशाल काले ब्लेड में बदल गए, जो भयानक गति से आगे बढ़ रहा था, और बिजली की ताकत के साथ ये टावर जैसे विशालकाय की ओर नीचे की ओर बढ़ा। वान हाओ ने इस हमले में जरा भी लापरवाही नहीं बरती और कोई कसर नहीं छोड़ी। उनकी संयुक्त शक्ति के तहत 1000 उड़ने वाले चाकुओं की संयुक्त शक्ति 500 ड्रैगन की शक्ति से कम नहीं थी। अरे, ये तो बस एक छोटी मोटी चाल है। लोहे का विशालकाय टावर दहाड़ा, उसकी मांसपेशियां फूल गईं और उसने हथेली फैलाकर सीधे अपने सिर के ऊपर मौजूद काले विशालकाय ब्लेड पर प्रहार किया। वह वान हाओ के पूर्ण बल से किए गए ब्रेकिंग स्टार हमले का सामना करने के लिए अपने खाली हाथों का इस्तेमाल करना चाहता था। ये कैसे संभव है? वान हाओ चौंक गया और उसे कुछ बुरा सा महसूस हुआ। जैसा कि उम्मीद थी, स्टार ब्रेकर नामक चाल को प्रतिद्वंद्वी ने अपने खाली हाथ से रोक दिया। हम बुरे नहीं हैं, लेकिन अफसोस है कि तुम मुझसे मिल गए, लॉर्ड मोए। तुम अल्फा यूनिवर्स के लोग बहुत कमजोर हो। मेरा शिशु भी तुम्हें 9वें स्तर के विशेषज्ञों को आसानी से मार सकता है। चींटियों के झुंड, बेहतर होगा कि तुम्हें यहीं मार दिया जाए, कम से कम तुम्हारी लाशें तो सही सलामत रहें। मोटे के दानव मोए ने जोर से हंसते हुए अपने सिर के ऊपर उड़ते हुए चाकू को पकड़ा, उसे गेंद की तरह गूंथा और फिर वान हाओ पर फेंक दिया। अच्छा नहीं है, वान हाओ चिल्लाया, और 8 सितारा उच्च श्रेणी का फेंकने वाला चाकू प्रतिद्वंद्वी के हाथ में मिट्टी की तरह लुढ़क गया, मानो उसे गूंथा और मरोड़ा जा रहा हो। इस क्षण वह एक गेंद की तरह मुड़ा और वान हाओ की ओर तेजी से बढ़ा। गति इतनी तेज थी कि वान हाओ के पास समय को रोकने का भी समय नहीं था। हताशा में वान हाओ के पास बचने की कोशिश करने के लिए ट्रू ड्रैगन 9 ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि वान हाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। अचानक वान हाओ ने पाया कि इस मंदिर के भीतर का स्थान किसी प्रकार के स्थानिक अवरोधन तंत्र से घिरा हुआ प्रतीत होता है, जिससे उसकी टेलीपोर्टेशन तकनीक पूरी तरह से अप्रभावी हो गई। उड़ता हुआ चाकू लोहे की गेंद की तरह मुड़कर उसकी ओर आने ही वाला था, और उससे बचने का कोई रास्ता न देखकर वान हाओ के पास अपने हाथ फैलाकर उन्हें अपनी छाती पर क्रॉस करके वार सहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बैंग टिल्ड, लोहे का गोला वान हाओ की मुड़ी हुई भुजाओं से टकराया, जिससे सबसे पहले उनकी बाईं भुजा चकनाचूर हो गई। प्रचंड बल ने ज्वार की लहर की तरह वांग हाओ की दाहिनी भुजा को भी अपनी चपेट में ले लिया, और फिर भुजा उनकी छाती से टकराई, जिससे वहां की हड्डियां तुरंत चकनाचूर हो गईं। उसकी हड्डियां पटाखों की तरह फट गईं। इस प्रहार से वान हाओ की छाती की हड्डियां, बाहें, कंधे और हड्डियां चकनाचूर हो गईं, और उसके आंतरिक अंग भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। फिर वान हाओ और लोहे की गेंद 500 मीटर पीछे की ओर उड़ गए, और रुकने से पहले उनकी पीठ एक विशाल योद्धा की पत्थर की मूर्ति की पिंडली से टकरा गई। पत्थर की मूर्ति से पीठ के इस घनिष्ठ संपर्क के परिणामस्वरूप वान हाओ की पीठ की 12 हड्डियां टूट गईं। पफ टिल्ड, वान हाओ ने मुंह भरकर खून थूका, और उसके बाद उसका चेहरा पीला पड़ गया। अरे बाप रे, ये तो बहुत ताकतवर है। इस बार तो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर इंसान मिल गया। शुक्र है कि ये मेरे जितना सुंदर नहीं है। वान हाओ ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ खड़े होते हुए खुद को संभाला। वान हाओ को दोबारा खड़े होते देख मोए सुखद रूप से आश्चर्यचकित हो गए। मेरे एक हमले के बाद भी तुम खड़े हो पाए। लगता है तुम भी शरीर साधना में माहिर हो। अल्फा ब्रह्मांड में तुम्हारे जैसा ही एक शरीर सुधार योद्धा है। दिलचस्प, अब तो मुझे गंभीरता से सोचना पड़ेगा। मोए जोर से हंसा, लेकिन अचानक मुड़कर एक भूत की तरह सन वू के सामने प्रकट हुआ और अपना बायां हाथ बढ़ाकर सन वू की गर्दन पकड़ ली। इससे पहले कि सन वू उस आकृति को ठीक से देख पाता, अचानक एक भयानक हाथ ने उसकी गर्दन पकड़ ली। घुटन के तीव्र एहसास ने सन वू को घुटनों के बल गिरा दिया, और पल भर में ऐसा लगा जैसे उसके पूरे शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई हो, और वह अपनी पशु रूप बदलने की क्षमता का भी उपयोग नहीं कर सका। बैंग टिल्ड, पलक झपकते ही मोए ने सन वू को ऊपर उठाया और अपने उस बड़े हाथ को, जिससे उसने उसकी गर्दन पकड़ रखी थी, जोर से बंद कर दिया। सन वू का चेहरा पीड़ा से विकृत हो गया था। वह बुरी तरह छटपटा रहा था, उसके हाथ हवा में खरोंच रहे थे।
उसके चेहरे की रक्तवाहिकाएं फट रही थीं और खून से सने हड्डी के टुकड़े उसके गले में फंस गए थे, जिससे उसे सांस लेना असंभव हो गया था। क्लिक टिल्ड क्लिक। सुनवू की गर्दन पल भर में कुचल गई और फिर मोये ने सुनवू के शरीर को टूटे हुए बोरे की तरह वांग हाओ के सामने फेंक दिया। ये सब बहुत जल्दी हुआ, लगभग 0.01 सेकंड के भीतर। वांग हाओ को प्रतिक्रिया देने का समय भी नहीं मिला। जब वांग हाओ ने उस व्यक्ति को देखा जो एक क्षण पहले तक जीवित और चुलबुला था, अब उसके सामने एक ठंडे शव के रूप में पड़ा था, तो वह पूरी तरह से कांप उठा और उसका चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। धत्तेरी की। वांग हाओ नीचे बैठ गया, अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर कैप्टन सनवू के शरीर को जमीन पर पलट दिया और कांपते हाथों से उसकी पलकें बंद कर दीं। इसके बाद वांग हाओ ने सनवू के शरीर को नीले ड्रैगन रिंग में फेंक दिया और फिर धीरे धीरे खड़ा हो गया। वांग हाओ ने अपना सिर उठाया, उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। उसकी आंखें खून के चमकीले लाल आंसुओं से भरी हुई थीं। स्टॉप्ड।